मेरे दादाजी ने हेल के किंग के साथ महाजोंग खेलते खेलते पूरे 10 बिलियन हार दिए थे और गुस्से में उन्होंने 10 लाख गोस्ट सोल्जर्स की आर्मी इकट्ठा करके सीधे फेंगडू की विशाल सिटी पर चढ़ाई कर दी। वो लगभग अंडरवर्ल्ड के थ्रोन पर बैठने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक उनके पास अपनी सेना को सैलरी देने के लिए पैसे खत्म हो गए और कोई दूसरा रास्ता न बचने पर उन्होंने फिर से मेरे सपनों में घुसकर मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे निकम्मे, मुझे कितनी बार तुम्हारे सपनों में चोरी से आना पड़ेगा? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास इस युद्ध को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। आखिर इंतजार किस बात का कर रहा है? जल्दी पैसे जला। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। मैंने बेबस होकर उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं अभी ठीक से जागा भी नहीं हूँ। अगर आपको कुछ जलवाना है तो कम से कम पहले मुझे उठने तो दीजिए। लेकिन वो शांत होने के बजाय और ज्यादा घूरने लगे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, और तू इतनी चैन की नींद कैसे सो रहा है? मुझे अपनी पूरी गोस्ट आर्मी की 1 महीने की सैलरी देनी है। अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ बगावत कर देंगे। ये सुनकर मैंने लंबी सांस ली और आराम से जवाब दिया, तो फिर सरेंडर कर दीजिए और जल्दी अगले जन्म में रीइंकारनेट हो जाइए। इस बार मेरी फैमिली में पैदा हो जाइए। मैं आपका बाप बनकर आपको अच्छे से स्पॉइल कर दूंगा। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही उन्होंने मुझे इतनी जोर से लात मारी कि मेरी हड्डियां टूट जानी चाहिए थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए दहाड़ा, अगर मैं दोबारा मरा तो मेरी सोल हमेशा के लिए वॉइड में बिखर जाएगी। बेवकूफ, अगर तूने मेरे लिए पैसे नहीं जलाए तो मैं अपने गुंडों को भेजकर तुझे सबक सिखाऊंगा, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो खुद तुझे घसीटकर हेल में ले जाऊंगा और वहीं तेरा दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर निगलते हुए उनकी तरफ देखा। आप मुझे भी अपने साथ नीचे ले जाना चाहते हैं? दादाजी, आखिर आपने मुझसे कैसी दुश्मनी पाल रखी है? उन्होंने ठंडी आवाज में सूंघते हुए कहा, अगर मुझे कल तक वो नोट नहीं दिखे तो कसम से मैं खुद वापस आकर तुझे एबिस में अपने साथ घसीट ले जाऊंगा। सच कहूं तो मेरे दादाजी वाकई बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। मैंने अधीर होकर हाथ हिलाया और कहा, अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो जल्दी जाइए यहाँ से। लेकिन गायब होने से पहले उन्होंने मुझे आखिरी बार घूरा और चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दादा अभी भी लड़ाइयां जीतने में लगा है ताकि तुम्हारे लिए एम्पायर और शानदार जिंदगी बना सके। एहसान फरामोश अंधे इंसान। अगले ही पल मैं ठंडे पसीने में डूबा हुआ झटके से जाग गया। पिछले कुछ समय से मैं हर रात दादाजी का सपना देख रहा था और हर बार वो मुझसे अपने लिए और ज्यादा पैसे जलाने को कहते थे। मैं उनके लिए पहले ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की ऑफरिंग्स जला चुका था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कभी काफी नहीं पड़ता था। जब दुकान वाले को समझ आ गया कि मैं उसका कंपीटिंग बिजनेस शुरू करने वाला नहीं हूं तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली और अजीब नजरों से मुझे देखते हुए कहा, शायद तुम्हारे बूढ़े बापू नीचे हेल में गैम्बलिंग एडिक्ट बन गए हैं। तुम ऐसे हमेशा पैसे नहीं जलाते रह सकते, एक दिन पूरी तरह कंगाल हो जाओगे। फिर अचानक उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे उसे इतिहास का सबसे महान आइडिया मिल गया हो। उसने उत्साहित होकर कहा, असल में तुम उसे एक मनी प्रिंटिंग मशीन ही क्यों नहीं जला देते? ये सुनते ही मेरी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है? बॉस गर्व से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल करती है। अगर तुम उसके लिए वो प्रिंटर जला दोगे तो वो खुद जितने चाहे उतने पैसे प्रिंट कर सकता है। मैं शौक में उसे घूरता रह गया। फिर मैंने तुरंत उसके कंधे पकड़ लिए और उत्साह में कहा, बॉस आप तो फ्रीकिंग जीनियस निकले। मुझे अभी के अभी ऐसे 3 दे दीजिए। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए तुरंत पैसे दिए और उन 3 पेपर मनी प्रिंटर्स को लगभग छीन लिया, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मैंने जल्दी अपने दादाजी को खुश नहीं किया तो मुझे सच में लगने लगा था कि वो एक दिन सचमुच मुझे घसीट कर अंडरवर्ल्ड में ले जाएंगे। मैं बिना 1 सेकंड रुके सीधे कब्रिस्तान की तरफ भागा। जैसे ही मैं दादाजी की कब्र के सामने पहुंचा, मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उन पेपर मनी प्रिंटर्स को वहीं जलाना शुरू कर दिया। दादाजी, मैं आपके लिए ये मैजिकल प्रिंटर्स भेज रहा हूँ। अब से अगर आपको पैसे चाहिए हो तो खुद ही प्रिंट कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए अब मेरे सपनों में आना बंद कर दीजिए। उस मनहूस समस्या को आखिरकार खत्म करने के बाद मैं कई दिनों में पहली बार राहत महसूस करते हुए घर लौटा। मुझे पूरा यकीन था कि आज मुझे चैन की नींद मिलेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वही जानी पहचानी आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी, दादाजी, इस बार तो आपने हद ही कर दी। मुझे मत बताइए कि 3 मनी प्रिंटिंग मशीन्स भी आपके लिए काफी नहीं थीं। लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं हुए, उल्टा वो बेहद एक्साइटेड दिख रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। आह मेरे प्यारे परपोते, इस बार तुमने कमाल कर दिया। अब पैसे हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहे। हमारे पास इतना कैश है कि पूरे अंडरवर्ल्ड की सड़कें उससे बिछा सकते हैं। सच तो ये है कि हम लगभग किंग ऑफ हेल के पैलेस तक पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही मेरा दिमाग लगभग खराब हो गया। तो फिर आखिर आप अभी भी मेरे सपनों पर हमला क्यों कर रहे हैं? दादाजी ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि अब हमारे पास हैवी वेपनरी की कमी है। जल्दी से मेरे लिए कोई पेपर क्राफ्ट्समैन ढूंढो। मुझे फाइटर जेट्स, आर्टिलरी कैनन्स, पूरा आर्सेनल चाहिए। मैं अविश्वास से उन्हें घूरता रह गया। इस पॉइंट पर बूढ़े आदमी ने मुझे कोई इनफाइनाइट एटीएम मशीन समझ लिया था। मेरी सैलरी का एक एक पैसा पहले ही उनके फ्यूनरल ऑफरिंग्स खरीदने में खत्म हो चुका था। मेरे पास इंस्टेंट नूडल्स खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। पेपर वेपन्स तो बहुत दूर
दूर की बात थी। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपना चेहरा रगड़ा और कहा, दादाजी मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ, अब सच में मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। ये सुनते ही उनका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। कंगाल मतलब क्या? मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सेविंग्स छोड़कर गया था। निकम्मे पोते, आखिर तुमने इतना पैसा बर्बाद कैसे कर दिया? उनकी बात सुनकर मेरी छाती दर्द से कस गई। जो 5 लाख आपने छोड़े थे, मेरी घटिया एक्स गर्लफ्रेंड मुझे स्कैम करके सारे पैसे लेकर भाग गई। ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं बुरी तरह रोने लगा। दादाजी ने मुझे पूरी निराशा से देखा और चिल्लाए, तुम बस बच्चे की तरह रोना जानते हो। मैंने गुस्से में आंसू पोंछे और वापस चिल्लाकर कहा, क्या मैं अब चैन से रो भी नहीं सकता? आदमी भी रोते हैं, पता है ना आपको। दादाजी तुरंत बोले, बस बहुत हुआ। अगर उस कचरे ने मेरे पोते को इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत की है तो मैं अपनी डेड मैन की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर सच कहूँ तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। दादाजी आप सच में सबसे बेस्ट हो, मरने के बाद भी मैं आपकी प्रोटेक्शन पर जी रहा हूँ। उन्होंने गर्व से हाथ बांधे और कहा, ध्यान से सुनो लड़के, तुम्हारा दादा नीचे से एक मैसिव कू लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, एक लेजेंडरी कू। मैं कंफ्यूजन में पलकें झपकाने लगा। रुको, आप सच बोल रहे हैं? आप सच में किंग ऑफ हेल को हटाकर अंडरवर्ल्ड का थ्रोन कब्जाना चाहते हैं? दादाजी ने ठंडी हंसी छोड़ी। बिल्कुल सीरियस हूँ। अंडरवर्ल्ड असल में एक जायंट कॉर्पोरेट स्कैम है। वो जो 18 लेवल्स ऑफ हेल है ना, वो सब मास प्रोडक्शन नॉनसेंस है। मैं उससे तंग आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें रीइंकारनेट होना है तो हर चीज में रिश्वत देनी पड़ती है। दोबारा जन्म लेने से पहले सांस लेने तक का पैसा लेते हैं। अगर पैसे नहीं दे पाए तो 100 साल तक स्लेव लेबर करवाते हैं, सिर्फ किसी घटिया लॉटरी सिस्टम में एंट्री पाने के लिए। तब जाकर मुझे सब समझ आया। तो इसी वजह से आपने आर्म्ड रिबेलियन शुरू की। दादाजी ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, और इस समय हम ऑलरेडी आधे अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल कर चुके हैं। मुझे इतने पैसे इसलिए चाहिए थे ताकि मर्सनरीज हायर करके एनिमी लीजन्स को कुचल सकूं। मैंने तुरंत कहा, लेकिन अब तो आपके पास वो प्रिंटर्स हैं, आप एंडलेस मनी प्रिंट नहीं कर सकते क्या? दादाजी ने तुरंत सिर हिला दिया। अब सिर्फ पैसे काफी नहीं है, अब हमें ओवरवेलमिंग फायर पावर चाहिए। जल्दी कोई पेपर क्राफ्ट्समैन ढूंढो और मुझे वो वेपन्स भेजो। मैं स्ट्रेस से लगभग गिर ही पड़ा। दादाजी प्लीज मेरी हालत समझिए, आपका पोता बैंकरप्ट हो चुका है। मैं आखिर इतना पैसा लाऊं कहां से? लेकिन दादाजी को जरा भी चिंता नहीं थी। वो आसान है, कल तुम्हारे शहर का जो सबसे बड़ा टाइकून था ना, वो मेरी आर्मी में शामिल हो गया है। आज रात मैं उसे उसकी पोती के सपनों में भेजूंगा और उसे कहूंगा कि वो सीधे तुम्हारे अकाउंट में कुछ मिलियन ट्रांसफर कर दे। मेरी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। रुको, शहर का सबसे बड़ा टाइकून भी आपकी रेवोल्यूशन आर्मी का हिस्सा है? दादाजी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं। उसके बेवकूफ बेटे की मौत के बाद उसका परिवार एथियस्ट बन गया। उसके लिए पैसे और सर्वेंट्स जलाने के बजाय वो सिर्फ उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। तुम्हें पता है ये कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात है? बेचारा आदमी अंडरवर्ल्ड में सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया था। फिर दादाजी अचानक सोचते हुए आंखें सिकोड़कर बोले, असल में शायद मुझे उसकी पोती की शादी तुमसे ही करवा देनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये सुनते ही मेरा पूरा मूड बदल गया। दादाजी ये तो बिल्कुल हेवनली आइडिया है, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा बॉस। दादाजी गर्व से हंसे और मेरी तरफ एक अजीब चीज फेंकी। ये आर्टिफैक्ट रखो, ये लाइफ सेविंग टैलिस्मन है। अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़े तो इसे जमीन पर तोड़ देना। जैसे ही ये टूटेगा तुम्हारा दादा खुद अबिस से निकलकर तुम्हारी जान बचाने आएगा। उस चीज को हाथ में पकड़ते ही मुझे अचानक बहुत ज्यादा सेफ महसूस होने लगा। जब एक टेरिफाइंग अंडरवर्ल्ड माफिया बॉस खुद मेरी प्रोटेक्शन में हो तो जिंदगी में सक्सेस लगभग गारंटीड लगने लगी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह ऑफिस की तरफ निकला, लेकिन दूर से ही मैंने लग्जरी कार्स का एक विशाल कॉन्वॉय कंपनी के एंट्रेंस को ब्लॉक किए देखा। मैं शॉक में वहीं रुक गया। अब कौन सा एम्परर हमारी दुनिया में उतर आया? तभी मेरा कोवर्कर एक्साइटमेंट में मेरी तरफ भागता हुआ आया। सेंग, तुम्हें सच में अभी तक पता नहीं चला? हमारी छोटी सी कंपनी को अभी अभी लियू फैमिली ने खरीद लिया है, वही सिटी के सबसे अनटचेबल टाइकून्स। ये सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। दादाजी ने सच में अपना वादा निभा दिया था। उस बूढ़े टाइकून की ग्रैंड डॉटर को शायद सपने में आदेश मिला होगा और उसने कंपनी सिर्फ मुझे देने के लिए खरीद ली। मेरे दादाजी सच में अपने शब्दों के पक्के थे। मैं गर्व से भरा हुआ मेन एंट्रेंस की तरफ स्वेगर करते हुए अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मैं अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरत लड़की के सामने आ गया जिसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग लग रही थी। तभी एक एम्प्लॉय ने तुरंत मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाया, मिस यही है, यही सेंग है। इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ समझ पाता कई बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ पीछे मोड़ दिए। अरे रुको एक सेकंड, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए सीधे लग्जूरियस प्रेसिडेंट ऑफिस में ले गए। वहां बैठी महिला ने एलिगेंटली अपने पैर क्रॉस किए हुए थे और बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूर रही थी। मेरा नाम लियू रुयान है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल जानता हूँ, आप मेरी फ्यूचर बिलव्ड वाइफ हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही लियू रुयान का चेहरा घृणा से मरोड़ गया। वो मुझे ऐसी कंटेम्प्ट भरी नजरों से देख रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, कल रात मेरे मरे हुए दादाजी मेरे नाइटमेयर में आए थे। उनका पूरा शरीर खून से भरा था, चेहरा इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि पहचानना मुश्किल था। वो रोते हुए कह रहे थे कि अंडरवर्ल्ड के किसी गैंगस्टर ने उन्हें बेरहमी से पीटा। फिर उसने अपनी तेज नजरें मुझ पर गड़ा दी। अभी तुम्हारा ये घटिया चेहरा देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। ये सुनते ही मेरा दिल लगभग रुक गया। धत तेरे की। दादाजी आपको उस बूढ़े आदमी से शांति से बात करनी थी ना, आपने उसे आधा मार क्यों दिया? मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल बनाए रखी जबकि ठंडा पसीना लगातार मेरी पीठ से बह रहा था। सच कहूं तो
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन को आखिर एक्सप्लेन कैसे करूं। अगर मेरे खुद के पिता भी दादाजी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया गोस्ट को कैसे संभाल सकता था। तू सच में बेवकूफ है, इस बार तूने गलत इंसान को छेड़ दिया, बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तूने। लियू रुयान मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूर रही थी, जबकि मैं पैनिक में तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सब बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही दुखद मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो शांत होने के बजाय अपनी आंखें सिकोड़ कर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझे पूरी तरह पड़ रही हो। फिर भी अब तक जो मैंने देखा है उससे लगता है कि तुम्हारे पास गट्स हैं और कुछ डार्क टैलेंट्स भी। मेरे दादाजी रोते हुए कन्फेस कर रहे थे कि तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी है और कोइंसिडेंस से मेरे पास तुम्हारे लिए एक डर्टी लिटिल जॉब भी है। अगर तुम ये पर्ज पूरा कर दो तो मैं तुरंत तुम्हें $1 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। जैसे ही मैंने $1 मिलियन सुना, मेरी आंखें फैल गईं और मेरा दिमाग लगभग बंद हो गया। मिशन क्या है? मैं तुरंत आगे झुक गया और कॉन्फिडेंटली अपनी छाती थपथपाते हुए बोला, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं पूरा मेज परफेक्टली क्लीन कर दूंगा। लियू रुयान ने आराम से पैर क्रॉस किए और बोली, हाल ही में मैंने एक हाफ फिनिश्ड टावर बिल्डिंग खरीदी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू होने के बाद से वहां लगातार टेरिफाइंग एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डार्क सुपरनैचुरल फेनोमेना। मुझे चाहिए कि तुम वहां जाकर तुरंत एक्सरसाइज करो। अगर तुम सफल हुए तो पूरा मिलियन तुम्हारा, कैश, बिना किसी सवाल के। मैंने लगभग तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली। आखिर वो बस एक अबैंडन बिल्डिंग ही तो थी। शायद ग्रीड मेरी आंखों पर पर्दा नहीं डाल रही थी, लेकिन उससे पहले कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छिपी हॉरिफाइंग डिटेल्स पूछ पाता, उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़कर कूड़े के बोरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। मैं डिग्निटी बनाए रखते हुए उठा और अपने कपड़ों की धूल झाड़ने लगा। सच में ये किस तरह के मैंसर्स हैं? लेकिन तभी मेरी नजर पास पड़े एक फटे हुए न्यूज़पेपर पर गई और उसकी खून से सनी हेडलाइन ने तुरंत मेरी रगों में बर्फ जमा दी। ब्रूटल मर्डर इनसाइड अबैंडन्ड बिल्डिंग। एक किडनैपर ने बिल्डिंग के अंदर अपनी विक्टिम को टॉर्चर करके मार डाला था और उसकी ब्लड थर्स्टी सोल अब हमेशा के लिए वहीं भटक रही थी। उस कमीनी चुड़ैल ने सच में मुझे सीधे स्लॉटर हाउस भेज दिया। मैं बुरी तरह कांपते हुए उस विशाल अंधेरी बिल्डिंग की तरफ देखने लगा जो मेरे सामने खड़ी थी। पिच ब्लैक एंट्रेंस के अंदर मुझे एक टूटी हुई वुडन एग्जॉर्सिस्ट सोर्ड के टुकड़े दिखाई दिए और तभी बिल्डिंग की गहराइयों से एक डिस्टॉर्टेड फ्यूनरल मेलोडी गूंजने लगी। ये क्या बकवास है? ये तो साइंस के हर कानून को तोड़ रहा है। उस पॉइंट पर मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पूरी ताकत से मुझे भागने के लिए चिल्ला रही थीं, लेकिन उस $1 मिलियन के लालच ने मुझे धीरे धीरे बिल्डिंग के जबड़े के अंदर धकेल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, खुद अंधेरा ही सफोकेटिंग महसूस होने लगा। धत तेरे की, ये जगह बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। शायद मुझे सुबह तक इस क्लीनिंग क्लोजेट में छिप जाना चाहिए। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने खाली कॉरिडोर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, गोस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं शांति से आया हूँ। मेरे दादाजी का नाम सेन फेंग है और वो अंडरवर्ल्ड के वॉरलॉर्ड जैसे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो उनके ऑफिस में कंप्लेंट कर देना। तभी अचानक अंधेरे में एक पुराना टेलीफोन इतनी जोर से बज उठा कि मेरे कान लगभग फट गए। आखिर कौन बार बार कॉल कर रहा है? तुम लोगों को मेरी पहले से मिजरेबल लाइफ से और क्या चाहिए? इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, एक हॉरिफाइंग फीमेल एपरेशन सीधे दीवारों के अंदर से बाहर रेंगती हुई निकल आई। मैं लगभग चीख पड़ा और तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मिस, पहले शांत हो जाइए। अगर आपने मुझे यहाँ मार दिया तो मैं कसम खाता हूँ कि मेरे दादाजी अंडरवर्ल्ड में आपकी खाल खिंचवा देंगे। उस घोस्ट का चेहरा नफरत से मरोड़ गया और वो फुफकारते हुए बोली, मुझे अंडरवर्ल्ड की जरा भी परवाह नहीं। मैं हमेशा लिविंग वर्ल्ड में ही रहूंगी। अब सफरिंग के लिए तैयार हो जाओ, मर जाओ कीड़े। मेरे पैरों से लगभग ताकत निकल गई। आपने मुझे मेरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मैंने जल्दी से दादाजी वाला तालिस्मैन निकाला और चिल्लाया, अपीयर, धत तेरे की, गलत बोल दिया, बाहर आइए जल्दी। दादाजी, दादाजी, मेरी मिजरेबल लाइफ बचाइए। मैंने पूरी ताकत से तालिस्मैन को कंक्रीट फ्लोर पर दे मारा और मिरेकल के लिए डेस्परेटली प्रार्थना करने लगा। अचानक पूरी बिल्डिंग की फाउंडेशंस में एक इनॉर्मस शॉक वेव फट पड़ा। फिर अंधेरे में दादाजी की मैजेस्टिक आवाज गूंजी, शांत हो जाओ मेरे लॉयल ग्रैंडसन, तुम्हारा दादा आ चुका है। उनका विशाल फिगर धीरे धीरे गोस्टली स्मोक के अंदर से बाहर निकला और वो उस मर्डरस स्पिरिट को घृणा से घूरने लगे। ये रोती हुई गंदी चीज आखिर किस कब्र से निकल कर आई है? जैसे ही फीमेल गोस्ट ने दादाजी को देखा, उसकी आंखें प्योर हेट्रेड से भर गईं और उसके शरीर से डेडली क्रिम्सन ऑरा फूट पड़ा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दादाजी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वो 2 कदम पीछे हटे और तुरंत पूरी स्पीड से भागने के लिए घूम गए। धत तेरे की, ये तो कैटास्ट्रोफी क्लास स्पिरिट है। मेरा फेक एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक एक्सचेंज भी सर्वाइव नहीं करेगा। और बस ऐसे ही बूढ़ा आदमी मुझे पूरी तरह छोड़कर भाग गया। मैं पूरी डिस्पेयर में उस गोस्ट को घूरने लगा। बहन जी, अगर मैं कसम खाऊं कि ये सब एक बेवकूफी भरा मिसअंडरस्टैंडिंग था तो क्या आप मान लेंगी? स्पिरिट ने मर्डरस रेज से मुझे घूरा। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मुझे लगता है कि तुम बस स्लो एंड एगनाइजिंग डेथ चाहते हो। घमंडी छोटे कीड़े, मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हारी सोल को अपने साथ डार्कनेस में घसीट कर ले जाऊंगी। मैं लगभग वहीं गिर पड़ा। रुको, दया कीजिए, मेरी वाइटल यंग एनर्जी अब्सॉर्ब कर लीजिए। मुझे देखिए, मैं हेल्थी यंग मैन हूँ, लाइफ एनर्जी से भरा हुआ। मैं आपके काम आ सकता हूँ। गोस्ट गुस्से में चीखी, अपने सपनों में दे कमीने, अब एनाइलेशन के लिए तैयार हो जा। वो अपने शार्प क्लॉज फैलाकर मेरी तरफ झपटी और जैसे ही मुझे लगा कि मौत मेरी गर्दन पर सांस ले रही है, दादाजी की थंडरस आवाज फिर से पूरे स्पेस में गूंज उठी, इसे तुरंत पकड़ लो। फीमेल स्पिरिट जोर जोर से छटपटाने लगी और चीख कर बोली, मुझे छोड़ दो, तुम
खुद को क्या समझते हो जो मुझे ऑर्डर्स दे रहे हो? दादाजी ने कंटेम्प्ट से भरी डार्क लाफ छोड़ी और अगले ही सेकंड तापमान फ्रीजिंग तक गिर गया। उनके बगल में मैसिव वेपन्स लिए 2 टेरिफाइंग रीपर्स मटेरियलाइज हो गए। दादाजी गर्व से मुस्कुराए। और अब मेरे एस्कॉर्ट के बारे में क्या ख्याल है, कचरे? उन इन्फर्नल गार्डियंस का ओवरवेलमिंग प्रेशर महसूस होते ही गोस्ट बुरी तरह डर गई। वो पैनिक में चीखी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हेवी अंडरवर्ल्ड चेन्स उसके शरीर पर लिपट गईं और उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। विक्ट्री सिक्योर होते देख दादाजी ने जल्दी से स्पिरिट मनी की मोटी गड्डी निकाली और रीपर्स को थमा दी। ब्रोदर्स, हमेशा की तरह एक्सीलेंट वर्क। हेल की सबसे अच्छी टी पीना और शिफ्ट खत्म होने के बाद आराम से हॉट बाथ लेना। रीपर्स ने तुरंत सम्मान से हाथ हिलाए। बॉस, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम प्रैक्टिकली फैमिली हैं। अगली बार इतना एंटरटेनिंग ऑपरेशन चाहिए हो तो बस ऑर्डर दे दीजिए। तभी उनमें से एक ने क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा। और ये हैंडसम यंग मैन आपका ग्रैंडसन है? इसे हमारे हवाले छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड बुक्स में थोड़ा बदलाव करके हम इसकी लाइफ स्पैन में आसानी से कुछ एक्स्ट्रा डेकेड्स जोड़ सकते हैं। ये इनक्रेडिबल ऑफर सुनते ही दादाजी ने तुरंत उससे भी मोटी बंडल उनके पॉकेट्स में ठूंस दी। अब जब वो मर्डरस गोस्ट हेल्पलेसली चेन्स में बंधी जमीन पर पड़ी थी, मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मार दिया। तो अब क्या हुआ कचरे? अभी भी मेरे सामने टफ बन रही हो? अपनी औकात समझ लो। अंडरवर्ल्ड में मेरी भी माफिया कनेक्शंस हैं, बेवकूफ। बंधी होने के बावजूद गोस्ट ने विशसली मुझे घूरा और चीख कर बोली, मेरा पति मेरा बदला लेगा, वो तुम्हें बचने नहीं देगा। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ओह नहीं, मैं डर से कांप रहा हूँ। तो उसे भी बुला लो, फिर 2 for 1 पैकेज डील कर लेंगे। मैंने कॉन्फिडेंटली रीपर्स की तरफ मुड़कर कहा, ब्रोदर्स, जब इस औरत को प्रिजन में डालो तो इसका एक एक बोन तोड़ देना। बोनस पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हारे लिए फॉर्चून जला दूंगा। रीपर्स डार्क स्माइल के साथ बोले, बस इतना ही, समझो हो गया यंग मास्टर। अगली बार बस हाई वैल्यू फॉरेन करेंसी भेजना। पेमेंट अच्छी हो तो हम बहुत रीजनेबल लोग हैं। सिनिस्टर स्माइल्स के साथ वो दोनों रीपर्स उस चीखती हुई औरत को शैडोज के अंदर घसीट कर ले गए और पूरी बिल्डिंग अचानक पूरी तरह शांत हो गई। मैं एब्सोल्यूट ऑ में दादाजी को घूरता रह गया। सच कहूं तो उस बूढ़े आदमी की अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस पूरी तरह मॉन्स्ट्रस थीं। दादाजी ने गर्व से मेरी तरफ देखा और कहा, इज्जत लोगों के मुंह पर कैश की गड्डियां फेंक कर खरीदी जाती है। बेवकूफ लड़के, अगर पैसे ना हो तो हेल के दरवाजे भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। फिर उनका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उन्होंने उंगली दिखाते हुए मुझसे कहा, अब ध्यान से सुन। जल्दी से वो वेपनरी मेरे लिए जला और ध्यान रहे कि मार्केट का सबसे महंगा इंपीरियल ग्रेड पेपर इस्तेमाल हो। जैसे ही मैं रेबल्स को पूरी तरह कुचलकर अपना एम्पायर स्टेबलाइज कर दूंगा। हेल का हर कानून मैं खुद लिखूंगा। मैंने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और ड्रामेटिक सैल्यूट मारते हुए कहा, अंडरस्टूड जनरल। उस हिसाब से शायद मुझे जल्दी मर जाना चाहिए ताकि मैं भी आपके बगल में थ्रोन पर बैठ सकूं। दादाजी ने तुरंत मेरे सिर पर जोर से छपत मारी, अपना मुंह बंद रख और ऐसी मनहूस बातें करना बंद कर। फिर उन्होंने शक भरी नजरों से आंखें सिकोड़ ली। टॉपिक बदलते हैं। आधी रात को तू उस मौत के अड्डे में आखिर कर क्या रहा था? मैंने जल्दी से उन्हें पूरी कहानी बता दी कि कैसे लियू रुयान ने मुझे उस सुसाइडल मिशन पर भेजा था। जैसे ही दादाजी ने सब सुना, उनका गुस्सा इतना भड़क गया कि लगा वो वहीं दूसरी बार हार्ट अटैक से मर जाएंगे। उसी समय कई किलोमीटर दूर लियू रुयान अपारेंटली बिनोक्यूलर्स से दूर बैठकर सब देख रही थी और मुझे जिंदा बचते देकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो ये आवारा कुत्ता सच में काटना जानता है। उसी रात जैसे ही लियू रुयान अपनी लग्जूरियस मैंशन में सोई, वो तुरंत एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर में खींच ली गई। सपने में उसने अपने दादाजी को देखा। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरा इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि पहचानना मुश्किल था। वो रोते हुए उसकी तरफ रेंगते आए, पोती प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उस लड़के से तुरंत शादी कर लो। उसका दादा पूरा मॉन्स्टर है और उसके अंडरवर्ल्ड एनफोर्सर्स को कोई रोक नहीं सका। उसने बिना पसीना बहाए हमारे परिवार की पिछली 8 जनरेशंस तक को खत्म कर दिया। प्लीज उससे शादी कर लो और इस मैसेकर को रोक दो। लेकिन लियू रुयन ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। मैं उस नोबडी से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। अगर वो लोग नीचे आपको टॉर्चर कर रहे हैं तो मैं ऊपर उसके बेवकूफ ग्रैंडसन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसके दादाजी तुरंत पैनिक में आ गए। तू उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। उस बूढ़े माफिया बॉस के पास एंडलेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। वो टेरिफाइंग स्पीड से डिमोनिक आर्मी खड़ी कर रहा है और जल्द ही पूरे अंडरवर्ल्ड का एब्सोल्यूट डिक्टेटर बन जाएगा। जैसे ही वो वर्ल्ड्स के बीच की बैरियर्स तोड़ देगा, लिविंग वर्ल्ड पर हमला करना उसके लिए बैकयार्ड में घूमने जितना आसान हो जाएगा। अगर तू उसे प्रोवोक करती रही तो वो तुझे अपने पैदा होने पर पछतावा करवा देगा। लियू रुयान कंफ्यूजन में बोली, लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? उसका ग्रैंडसन तो बस एक फेल्ड ऑफिस वर्कर है, कॉर्पोरेट स्लेव। उसके दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, तुझे पता है वो इतना टेरिफाइंग क्यों है? क्योंकि उसके ग्रैंडसन के पास यिन एबस बर्थ ऑनरा है। नॉर्मली जब इंसान डेड लोगों के लिए पैसे जलाते हैं तो ज्यादातर स्पिरिट बैंक्स उन्हें फिल्टर कर लेते हैं। हमारे पास लगभग कुछ नहीं पहुंचता, लेकिन जब उसका ग्रैंडसन ऑफरिंग्स जलाता है तो हमें सब कुछ डायरेक्टली मिलता है। ये सुनते ही लियू रुयान का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसके दादाजी ने तुरंत उसके कंधे पकड़ लिए और बेगिंग करते हुए बोले, पोती मान जा, अगर वो तेरे लिए भी पेपर मनी जलाने लगे तो तू अंडरवर्ल्ड में रिच बन जाएगी और आखिरकार उसके दादाजी का सामना करने लायक ताकत हासिल कर लेगी। लियू रुयान धीरे धीरे सोचते हुए सिर हिलाने लगी। असल में ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगली सुबह जब लियू रुयान मुझे किडनैप करके अपने दादाजी के लिए भी पैसे जलवाने आई, तब तक मैं रातों रात भागकर अपने होम टाउन वापस पहुंच चुका था। मैं तुरंत कई वेपन मॉडल्स लेकर गांव की फ्यूनरल ऑफरिंग शॉप में गया और उन्हें टेबल पर रख दिया। बॉस, मुझे इनकी फुल स्केल कॉपीज चाहिए। बूढ़ा शॉपकीपर मुझे
मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। बच्चे, क्या मैं तुम्हें कोई मिलिट्री फैक्ट्री लगता हूँ? पागल हो गया है क्या? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। उन्हें फुल साइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शंस बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। बूढ़े आदमी ने हेल्पलेसली अपनी ठोड़ी सहलाई। इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। जब तक तुम एक्स्ट्रा पेमेंट ना दो, शायद मैं इन्हें 3D प्रिंटिंग से बना सका हूँ। मेरी आंखें तुरंत फैल गईं। सच में? अब ऐसे फ्यूनरल ऑफरिंग्स भी बनते हैं? शॉपकीपर गर्व से हंस पड़ा। बिल्कुल, जमाना बदल रहा है। ज्यादातर लोग प्रिंटर्स से अपने लिए पेपर गर्लफ्रेंड्स बनवाते हैं, लेकिन पहली बार किसी ने मुझसे वेपन्स मांगे हैं। मैंने तुरंत टेबल पर पैसे पटक दिए। मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा, लेकिन मुझे ये आज रात चाहिए। पहले वेपन्स बनाओ। फाइटर जेट्स और टैंक्स बाद में भी बन सकते हैं। रात तक मैं आखिरकार वो मैसिव आर्सेनल लेकर घर लौटा जो शॉपकीपर ने मेरे लिए तैयार किया था, और बिना हिचकिचाए मैंने सारी ऑफरिंग्स आग में फेंक दी। आसमान में थिक स्मोक उठने लगा और उसने एक जायंट स्वेयरलिंग वॉर्टेक्स बना दिया। तुरंत फ्लेम्स के अंदर से दादाजी की एक्साइटेड आवाज गूंजी। ग्रैंडसन, तुम कमाल हो। इतनी सारी शानदार चीजें। इस इक्विपमेंट के साथ मैं पूरे टेरिटरीज कॉन्कर कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से पूछा, दादाजी क्या ये काफी है? मैं और खरीद सकता हूँ? दादाजी जोर से हंस पड़े। जरूरत से ज्यादा काफी है। मेरे पुराने कॉमरेड्स को ऑलरेडी लेवल 18 असेंबली लाइन से आजाद करा लिया गया है। इस इक्विपमेंट के साथ वो बूढ़े बेवकूफ और उनकी छोटी सोर्ड्स अब देखेंगे कि मॉडर्न ईरा वॉरफेयर असल में होता क्या है। ये सुनकर मैं गर्व से मुस्कुराने लगा। दादाजी, कल तक टैंक्स और फाइटर जेट्स भी रेडी हो जाएंगे। मैं सब आपके लिए जला दूंगा। बहुत स्पेक्टेक्युलर होने वाला है। लेकिन दादाजी ने अचानक डिसमिसिवली हाथ हिला दिया। फाइटर जेट्स भूल जा, बस मेरे लिए कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स जला देना, ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। डील। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैं उठा, मेरा कोर्टयार्ड पहले से बॉडीगार्ड से भरा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लियू रुयान हाथ बांधे डेंजरस स्माइल के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। तू काफी तेज भागता है लड़के, लेकिन ये मत सोच कि मेरी पकड़ से बच सकता है। इतनी हालत में भी मैंने जबरदस्ती ग्रिन निकाली। हनी, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में मुझे इतना मिस किया? उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। मुझे हनी मत बुलाओ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं तुरंत पैनिक में आ गया। रुको रुको, हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे विरोध करने से पहले ही बॉडीगार्ड्स मुझे पूरी तरह बांध चुके थे। दोपहर के आसपास अचानक एक बड़ा ट्रक कोर्टयार्ड में आया और उसने पेपर मनी का पूरा पहाड़ बीच आंगन में उलट दिया। मैं शौक में उसे घूरने लगा। ये सब आखिर क्या है? लियू रुयान ने ठंडी नजरों से मुझे देखा और कहा, क्या तुम पैसे जलाने में बहुत अमेजिंग नहीं हो? तो शुरू हो जाओ। मैं कंफ्यूजन में पलकें झपकाने लगा। रुको, आप चाहती हैं कि मैं आपके दादाजी के लिए भी पैसे जलाऊं? जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, लियू रुयान का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। लियू रुयान ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और मर्डरस आइज से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, अगर तुमने एक और बेवकूफी भरी बात कही ना, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैंने तुरंत मासूम बनते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ऑनेस्टली देखा जाए तो ये बस समय की बात है। फिर मैंने कोर्टयार्ड में पड़े पेपर मनी के विशाल ढेर की तरफ देखा और लंबी सांस ली। वैसे मैं आपके दादाजी के लिए पैसे जलाऊं कैसे? स्पिरिचुअल ट्रांसफर सिर्फ डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के बीच काम करते हैं, वरना ऑफरिंग रिजेक्ट हो जाती है। उसके बगल में खड़ा टाओइस्ट प्रीस्ट धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोला, मिस, ये सही कह रहा है। लियू रुयान गहरी सोच में पड़ गई। तो फिर क्या करें? क्या सच में कोई तरीका नहीं है? प्रीस्ट ने आराम से अपनी दाढ़ी सहलाई और बोला, एक तरीका है। तुम दोनों को शादी करनी होगी और ऑफिशियली मैरिज रजिस्टर करवानी होगी। उसके बिना ये तुम्हारे परिवार की तरफ से ऑफरिंग्स बर्न नहीं कर सकता। ये सुनते ही हम दोनों पूरी तरह फ्रीज हो गए। मतलब लीगली शादी? टॉइस्ट ने गंभीरता से सिर हिलाया। लियू रुयान ने फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत भींच लिए, लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने लंबी सांस ली और आखिरकार फैसला कर लिया। 2 घंटे बाद हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे, हाथ में ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट पकड़े हुए। लियू रुयान ने मुझे ठंडी नजरों से घूरा और चेतावनी दी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। मेरी नजर में तुम अभी भी बस चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी एक मछली हो। मैं बेशर्मी से मुस्कुराया। जो भी कहो हनी, अब मैं घर जाकर दादाजी के लिए पैसे जलाने वाला हूँ। सरप्राइजिंगली मेरा इतना रिलैक्स्ड बिहेवियर देखकर वो थोड़ी सस्पिशियस हो गई। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुमने इतनी आसानी से मान कैसे लिया? कहीं तुम पीछे कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? मैंने आराम से कंधे उचकाए। बिल्कुल नहीं। वैसे भी आपने जो टाओइस्ट प्रीस्ट हायर किया है वो ऑलरेडी मुझ पर नजर रख रहा है। उसी रात कोर्टयार्ड में पेपर मनी के पहाड़ जल रहे थे और राख तूफान की तरह हवा में उड़ रही थी। टाओइस्ट प्रीस्ट फ्लेम्स के पास कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर बोला, मास्टर, ये पैसा जरूर आपके दादाजी तक पहुंच जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक थोड़ा बदल गया। फिर भी आज रात बहुत ज्यादा इंसेंस जल रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अट्रैक्शन वॉन्डरिंग स्पिरिट्स को यहाँ खींच सकती है। फिर उसने गर्व से अपनी छाती फुलाई। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, हमारे ऊपर का मून अचानक ब्लड रेड हो गया। आसमान से एक टेरिफाइंग स्पेक्ट्रल पैलंक्विन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, जिसके आसपास गोस्टली फिगर्स एक कॉफिन उठाए हुए थे। टाओइस्ट प्रीस्ट का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। धत तेरे की, रेड मून और फैंटम कॉफिन बेरर्स, ये तो गोस्ट किंग की एस्कॉर्ट प्रोसेशन है। आखिर तुम लोगों ने किस तरह का मॉन्स्टर यहाँ अट्रैक्ट कर लिया? यहाँ तक कि लियू रुयान भी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। अब क्या करें? टाओइस्ट ने तुरंत ड्रामेटिक अंदाज में अपनी रोब्स ठीक की। घबराओ मत, अब मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। लेकिन अगले ही सेकंड वो बूढ़ा फ्रॉड पलटा और ओलंपिक एथलीट से भी तेज भाग गया। मैं उसे डिसबिलीफ में घूरता रह गया। आखिर तुम लोगों ने ये स्कैम आर्टिस्ट कहाँ से ढूंढा? क्या ये सीक्रेटली ट्रैक कॉम्पिटिशंस की ट्रेनिंग ले रहा था? लियू रुयान इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि वो ठीक से
बोल भी नहीं पा रही थी। मीनवाइल वो जायंट स्पेक्ट्रल पैलंक्विन ओवरवेलमिंग प्रेशर के साथ धीरे धीरे हमारे सामने उतर गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाया। मुझे नहीं पता आज रात कौन सी महान एंटिटी हमारे यहाँ आई है, लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो बस कह दीजिए, मैं जितने चाहें उतने जला दूंगा। पैलंक्विन के अंदर से एक डीप घोस्टली वॉइस गूंजी, तुम काफी क्लेवर लड़के हो, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी हार्ट बीट तुरंत तेज हो गई। तो फिर आपको आखिर चाहिए क्या? अगर उसे जलाया जा सकता है तो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। उस आवाज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे अपनी वाइफ चाहिए। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपने बगल में खड़ी लियू रुयान की तरफ उंगली कर दी। वेल प्रेसिडेंट लियू, लगता है यहाँ आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लियू रुयान डिसबिलीफ में मेरी तरफ देखने लगी। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम सच में मुझे किसी दूसरे आदमी को सौंपने वाले हो? मैंने तुरंत ड्रामेटिक अंदाज में उसका कंधा पकड़ लिया। लेकिन आपने खुद कहा था ना, हम लीगली मैरिड हैं। श्योरली आप अपने प्यारे हस्बैंड को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगी, राइट? उसके चेहरे पर डर और घबराहट देखकर मैंने आखिर टीजिंग बंद की और गोस्ट किंग की तरफ गंभीर होकर मुड़ा। ग्रेट किंग, मेरी वाइफ तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कई ब्यूटीफुल पेपर कॉन्क्यूबाइंस जला सकता हूँ, जितनी चाहें उतनी। लेकिन गोस्ट किंग की आवाज अचानक हेट्रेड से भर गई। जिस औरत को मैं ढूंढ रहा हूँ वो वाइफ है जिसे मुझसे छीन लिया गया। मेरी खोपड़ी तुरंत सुन्न पड़ गई। रुको एक सेकंड, ये कैसी बकवास है? मैंने आज ही इससे शादी की है और आपको अभी से ये चाहिए? क्या आप पागल हैं? तभी गोस्ट किंग गुस्से में दहाड़ा, कल रात तुमने मेरी वाइफ को मार दिया, आज रात मैं उसका बदला लेने आया हूँ। ये सुनते ही मेरी पूरी बॉडी में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कल रात वाली कैटास्ट्रोफ क्लास फीमेल घोस्ट असल में इस घोस्ट किंग की वाइफ थी। मैंने घबराकर जल्दी से हाथ हिलाए। रुकिए रुकिए, लेकिन आपकी वाइफ कल मेरी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश क्यों कर रही थी? गोस्ट किंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो मुझे चीट करना चाहती थी। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरने लगा। आपकी वाइफ भी कोई सेंट नहीं थी ऑनेस्टली। गोस्ट किंग ने डिसमिसिवली सूंघा। हम गोस्ट्स हैं, लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करना हमारे लिए परफेक्टली नॉर्मल है। मैंने हेल्पलेस होकर अपना माथा रगड़ा, लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट याद आया। रुको, आपकी वाइफ को अंडरवर्ल्ड में घसीटा गया था ना, लेकिन उसकी सोल अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मतलब उसे अभी भी बचाया जा सकता है। गोस्ट किंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैंने तुरंत गर्व से अपने आसपास जल रहे पेपर मनी के पहाड़ों की तरफ इशारा किया, और मेरे दादाजी की अंडरवर्ल्ड में बेहद पावरफुल कनेक्शंस हैं। घोस्ट किंग सस्पिशियसली आंखें सिकोड़ते हुए बोला, और आखिर तुम्हारे दादाजी हैं कौन? मैंने गर्व से अपनी छाती फुलाई और ऑफरिंग्स की तरफ इशारा किया। ये सारा पेपर मनी, इसका हर एक हिस्सा उन्हीं के लिए है। वो नीचे बेसिकली एक जायंट टाइकून है। अंडरवर्ल्ड में हर जगह उनके एलाइज हैं। अगर कोई आपकी वाइफ को बचा सकता है तो वो डेफिनेटली वही हैं। जब गोस्ट किंग ने जलते हुए पेपर मनी के पहाड़ देखे तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया और मुझे गहरी सोच से घूरने लगा। तुम्हारी बात में दम है। अगर तुम सच में मेरी वाइफ को वापस लाने में मदद कर देते हो तो आज से तुम और मैं स्वॉन ब्लड ब्रदर्स होंगे। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत और ऑफरिंग्स फायर पिट में फेंकने लगा। साथ ही लगातार अंडरवर्ल्ड गार्डियंस को बुलाता रहा। जैसा मैंने सोचा था, अगले ही पल फ्लेम्स के अंदर से ऑक्स हेड और हॉर्स फेस बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे बगल में खड़े गोस्ट किंग पर पड़ी, दोनों के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और समझाने लगा, ब्रदर्स, कल जिस स्पिरिट को आपने पकड़ा था वो असल में इनकी वाइफ निकली। क्या कोई चांस है कि आप लोग हमारी थोड़ी मदद करके उसे छोड़ दें? दोनों एमिसरीज ने ऑकवर्ड नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने भारी सांस छोड़ी। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसे ऑलरेडी अपने सुपीरियर्स के पास सौंप चुके हैं। मैंने तुरंत कॉन्फिडेंट होकर हाथ हिलाए। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। मेरी वाइफ और फंड्स लेकर आएगी। मैंने लियू रुयान को इशारा किया और थोड़ी देर बाद वो 2 बड़े बॉक्सेस लेकर लौटी जो रिचुअल मनी से ठसाठस भरे हुए थे। मैंने वो बॉक्सेस एमिसरीज की तरफ धकेले और मुस्कुराकर कहा, इसे व्हाटएवर रिलेशनशिप्स स्मूथ करनी हो उनके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, और जो बचे उसे आपकी मेहनत का कॉम्पेंसेशन समझिए। दोनों अंडरवर्ल्ड ऑफिशियल्स की आंखें तुरंत चमक उठी। सिर्फ इस एक बार, इसे हैबिट मत बनाना। इतना कहकर वो दोनों फिर फ्लेम्स के अंदर गायब हो गए। जैसा उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद वो फीमेल गोस्ट को साथ लेकर वापस लौटे। गोस्ट किंग ने राहत की सांस ली और नई रिस्पेक्ट के साथ मेरी तरफ देखा। लिटिल ब्रदर, तुम्हारी कनेक्शन सच में इंप्रेसिव हैं। आज से लिविंग वर्ल्ड में मैं खुद तुम्हारी बैक वॉच करूंगा। मैंने तुरंत आदर से हाथ जोड़ लिए। ये मेरे लिए ऑनर है बिग ब्रदर, लेकिन एक्चुअली मेरे दादाजी जल्द ही रिबेलियन लॉन्च करने वाले हैं। क्या आप उनके लिए कुछ गोस्ट ट्रूप्स गैदर कर सकते हैं? गोस्ट किंग गहरी आवाज में हंसा। मुझ पर छोड़ दो, जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। मामला आखिरकार सेटल हो गया था और लियू रुयान थककर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि गोस्ट किंग अचानक फिर वापस आ गया। उसके पीछे एंडलेस वॉन्डरिंग सोल्स का समुद्र फैला हुआ था। लिटिल ब्रदर, मैं 1 मिलियन वॉन्डरिंग स्पिरिट्स कमांड करता हूँ, क्या ये काफी है? मेरा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। ये तो इंसेन एफिशिएंसी है। आपको इतने फॉलोअर्स मिले कहां से? गोस्ट किंग की आंखें हल्की डार्क हो गईं। जब मैं जिंदा था मैं एक महान जनरल था। मेरे साथ मेरे मिलियन सोल्जर्स को बिट्रे करके मैसेकर कर दिया गया था। अगर तुम्हारे दादाजी को ट्रूप्स चाहिए तो वो इन सबको ले सकते हैं।
मैंने उसे बार बार धन्यवाद दिया और बिना एक पल गंवाए तुरंत कंटेनमेंट स्फीयर से दादाजी को रिलीज कर दिया। दादाजी अपने गोस्ट बॉडीगार्ड्स के स्क्वाड के साथ गर्व से प्रकट हुए। ग्रैंडसन, तुम्हारे दादाजी आ गए हैं। इस बार किस मुसीबत में फंस गए हो? लेकिन अगले ही सेकंड उनकी नजर गोस्ट किंग और उसके पीछे खड़ी मिलियन स्पिरिट आर्मी पर पड़ी। दादाजी का चेहरा तुरंत बदल गया। ग्रैंडसन, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मुझे अचानक अंडरवर्ल्ड में बहुत जरूरी काम याद आ गया। वो तुरंत पलटकर भागने लगे, लेकिन मैंने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। दादाजी भागिए मत, ये मेरे नए स्वॉन बिग ब्रदर हैं। दादाजी पूरी तरह फ्रीज हो गए। जब मैंने जल्दी जल्दी उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई तो उस विशाल स्पेक्ट्रल आर्मी को देखते हुए उनकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। गोस्ट किंग शांत कदमों से आगे बढ़ा। ये मिलियन सोल आर्मी ले लीजिए, इसे आपकी कॉज में मेरा इन्वेस्टमेंट समझिए। दादाजी एक्साइटमेंट से लगभग फट पड़े। एक्सीलेंट, जैसे ही मैं अंडरवर्ल्ड कॉन्कर करूंगा मैं तुम्हें खुद का टेरिटरी दूंगा। गोस्ट किंग जोर से हंसा। मेरे लिटिल ब्रदर के ग्रैंडफादर नेचुरली मेरे ग्रैंडफादर भी हुए। अलायंस फाइनलाइज होने के बाद गोस्ट किंग अपनी मिलियन स्पिरिट्स आर्मी लेकर डार्कनेस में चला गया, लेकिन दादाजी वहीं रुक गए। उन्होंने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा। ओए लड़के, तूने हाल ही में मेरे वेपन्स जलाने बंद क्यों कर दिए? फिर उन्होंने कैजुअली लियू रुयान की तरफ इशारा किया। और तुम्हारे फादर इन लॉ वाला बूढ़ा आज अचानक बहुत रिच बन गया था, इसलिए मैंने उसके सारे फंड्स कॉन्फिस्केट कर लिए। लियू रुयान शॉक में चीख पड़ी। आपने अभी क्या कहा? दादाजी ने डिसमिसिवली हाथ हिलाया। रिलैक्स, अब तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ हो ना, इसे इन्वेस्टमेंट समझो। फिर उन्होंने गर्व से अपनी छाती फुलाई। जैसे ही मैं अंडरवर्ल्ड पूरी तरह कन्वर्ट कर लूंगा, मैं तुम दोनों के नेम्स बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से इरेज कर दूंगा। लियू रुयान तुरंत भौहें सिकोड़कर बोली, नो थैंक्स, मैं कोई झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत बनकर हमेशा नहीं जीना चाहती। दादाजी ने उसकी इग्नोरेंस पर तुरंत ताना मारा। तुझे क्या पता, तुम्हारा शरीर बिल्कुल अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। इटर्नल यूथ। जैसे ही लियू रुयान ने इटर्नल यूथ शब्द सुने, उसका पूरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगीं। मैं धीरे से बड़बड़ाया, लगता है ये अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हुई। दादाजी ने तुरंत कंधे उचकाए। परफेक्ट, मेरे कई पुराने कॉमरेड्स बिलियनियर्स हैं और वो सब अपनी ग्रैंडडॉट्स की शादी तुमसे करवाने को डेस्परेट हैं। ये सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह पैनिक में आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे सीधे घर के अंदर घसीट ले गई। एब्सोल्युटली नॉट, जीत मेरी होगी। मैं उसके पीछे लड़खड़ाते हुए हेल्पलेस होकर बोला, औरत, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ वापस नहीं हो सकता। 1 साल बाद दादाजी सक्सेसफुली पूरे अंडरवर्ल्ड के रूलर बन गए और उन्होंने हमारे दोनों नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से मिटा दिए। उस दिन के बाद लियू रुयान और मैं कभी बूढ़े नहीं हुए। हम हर दिन दुनिया की सबसे लग्जूरियस जिंदगी जीने लगे। हर रोज पैसों के पहाड़ गिनने के अलावा मैं बेसिकली बस अपनी इमॉर्टल वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाता था। लेकिन ठीक जब मैं उसे प्राइवेट आइलैंड वेकेशन पर ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, तभी दादाजी का ड्रीम ट्रांसमिशन अचानक डेथ सेंटेंस की तरह मेरे दिमाग में फट पड़ा। ग्रैंडसन, सोना बंद कर और जल्दी मुझे बचा। तुम्हारे दादाजी उन डायमंड मनी प्रिंटर्स की वजह से बर्बाद होने वाले हैं। सपने के अंदर दादाजी डिस्पियर में अपने पैलेस के प्रेशियस फाइट जैड टाइल्स तोड़ते हुए इधर उधर कूद रहे थे। उनके सिर से उठता काला धुआं प्रैक्टिकली एक जायंट हेल्प साइन बना रहा था। मैंने कंफ्यूजन में उन्हें घूरा। दादाजी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या उन 3 मनी प्रिंटिंग मशीन्स ने आपको अंडरवर्ल्ड का सुप्रीम रूलर नहीं बना दिया था? दादाजी लगभग रो पड़े। यही तो प्रॉब्लम है, अब बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। एक स्टीम्ड बन की कीमत 500 बिलियन हो चुकी है। डीमंस को अपनी सैलरीज ट्रक्स में ढोनी पड़ रही हैं। हर कोई रिबेलियन के कगार पर है। ऊपर वालों ने ऑलरेडी ऑडिटर भेज दिया है। उनका कहना है कि मैंने अंडरवर्ल्ड की पूरी फाइनेंशियल ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दी है और अब वो मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। मैं अभी उन्हें कंफर्ट ही करने वाला था कि अचानक हमारी मैंशन के नीचे की जमीन फट गई और एक जिगांटिक ब्लैक होल खुल गया। डार्कनेस के अंदर से एक लंबा स्केलेटल फिगर बाहर निकला जिसने ब्लैक सूट पहन रखा था। उसकी स्किन सफेद थी और आंखों पर राउंड ग्लासेस थे। उस फिगर ने ठंडे अंदाज में अपने ग्लासेस ठीक किए और शांत आवाज में बोला, आप लोग सेन फेंग के रिलेटिव्स हैं, सही? अंडरवर्ल्ड करेंसी की इलीगल मास प्रोडक्शन की वजह से डेड रियलम में कैटास्ट्रोफिक इन्फ्लेशन फैलाने के अपराध में मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरफ से अब आपकी लिविंग वर्ल्ड की सारी मैंशंस और बैंक अकाउंट्स कन्फिस्केट करता हूँ। ये पूरा एम्पायर मेरे दादाजी ने बनाया है। तुम बस एक ग्लोरिफाइड एम्प्लॉय हो। ऐसे हमारी सारी चीजें नहीं छीन सकते। लियू रुयान इतनी गुस्से में थी कि उसके माथे की नसें तक उभर आई थीं। उसने पास रखा वेज उठाया और लगभग ऑडिटर के चेहरे पर फेंकने ही वाली थी, लेकिन उस स्केलेटल आदमी ने बस ठंडी हंसी छोड़ी, अपने ब्रीफ केस से एक गोल्डन एबिकस निकाला और तेजी से उसकी बीट्स चलाने लगा। सिर्फ उस क्लैकिंग साउंड ने ही लियू रुयान को 3 कदम पीछे धकेल दिया। उस स्केलेटन आदमी ने ठंडे अंदाज में अपने ग्लासेस ठीक किए। मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड का स्पेशल एनवॉय हूँ। मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें अकॉम्प्लिसेस मानकर इंटरोगेशन के लिए भी ले जाऊंगा। मैंने तुरंत नर्वस होकर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। आराम से सर, आराम से। ये बस थोड़ी इन्फ्लेशन है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं तुरंत अंडरवर्ल्ड टैक्सेस पे कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। परमिशन का इंतजार किए बिना मैं दौड़कर स्टडी रूम में गया और अपनी ओल्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक के साथ कुछ पेपर गोल्ड बार्स उठा लाया, फिर बिना हिचकिचाए सब कुछ ब्राजियर में फेंक दिया। दादाजी तैयार हो जाइए, ये हमारा अल्टीमेट फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन है। अब उन इग्नोरेंट अंडरवर्ल्ड फूल्स को असली इकोनॉमी समझाने का समय आ गया है। ऑडिटर मुझे किताब जलाते हुए देखकर कंटेम्प्ट से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी पॉकेट में रखा कम्युनिकेशन टैलिस्मैन ऐसे वायलेंटली वाइब्रेट करने लगा जैसे उसे बिजली लगी हो। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसकी आंखें लगभग सॉकेट्स से बाहर निकल आईं। वो पूरी तरह स्टोन स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया। वो अभी मुझे हैंडकफ्स पहनाने ही वाला था कि कम्युनिकेशन टैलिस्मैन के अंदर से अंडरवर्ल्ड डायरेक्टर जनरल की फ्यूरियस रोर पूरे मैंशन में गूंज उठी। सीलिंग पर लटके शैंडलियर्स तक हिलने लगे। डायरेक्टर डायरेक्टर, यंग मास्टर सिंह ने जो इकोनॉमिक्स बुक जलाई है वो डिवाइन रेलिक निकली। दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल इतनी एक्साइटमेंट में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अपेरेंटली दादाजी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड की इन्फ्लेशन स्टेबलाइज कर दी थी, बल्कि पूरे हेल में गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक इशू कर दिए थे। अब अंडरवर्ल्ड का हर घोस्ट डेस्परेटली अपना पैसा दादाजी के फाइनेंशियल सिस्टम में डिपॉजिट करने के लिए लड़ रहा था। किसी तरह मेरे दादाजी अंडरवर्ल्ड सेंट्रल बैंक के ऑनरी चेयरमैन बन चुके थे। ऑडिटर का चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और खुद को थप्पड़ मारने लगा। यंग मास्टर सिंह, मैं अंधा था, मैं आपकी ग्रेटनेस पहचान नहीं पाया। ये पूरी सिचुएशन बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और प्रिटेंड कीजिए कि कुछ हुआ ही नहीं। वो खुद को इतना जोर से थप्पड़ मार रहा था कि उसका चेहरा लगभग डिफॉर्म हो गया, फिर अचानक ब्लैक स्मोक में बदलकर फ्लोर की दरार से भाग गया। ठीक उसी समय मैंशन के डोर्स जोर से खुल गए। एक गोल्डन पेंटेड स्पोर्ट्स कार पूरी स्पीड से गार्डन में घुसी और स्क्रीच के साथ रुक गई। उसमें से एक मोटा आदमी उतरा जिसकी गोल्ड चेन उसके अंगूठे से भी मोटी थी। वो एरोगेंट अंदाज में अपना बड़ा पेट सहलाते हुए बोला, लियो रुयान, ये लैंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो या नहीं? चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मेरे पीछे पावरफुल लोग हैं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वांग बातियन इतने भारी कदमों से गार्डन पार कर रहा था कि उसके पैरों के नीचे स्टोन टाइल्स तक टूट रही थीं। लियो रुयान तुरंत गुस्से में चिल्लाई, वांग बातियन, हद पार मत करो। ये जमीन लियो फैमिली की है, ये सीधी रॉबरी है। वांग बातियन एरोगेंट हंसी हंसा, तो क्या हुआ अगर मैं लूट रहा हूँ? तुम्हारा मरा हुआ दादा क्या करेगा? अर्न से निकलकर मुझे मारेगा? फिर उसने ठंडे अंदाज में हाथ हिलाया। गार्ड्स मूव। ब्लैक सूट्स पहने कई बॉडीगार्ड्स अपनी नकल्स और नेक क्रैक करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और धीरे से पॉकेट से एक स्पेशल पेपर वॉक टॉक निकाला। ओल्ड वांग, आज तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली। मैंने डिवाइस दबाया और कामली बोला, ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, लिविंग वर्ल्ड में कोई रिस्पेक्ट देना नहीं चाहता और ऊपर से हमारे ग्रैंडफादर को इंसल्ट कर रहा है। अब ये मामला आप लोगों के हवाले। तभी एक बॉडीगार्ड का पंच मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था कि अचानक आसमान पूरी तरह डार्क हो गया। क्रिम्सन लाइटनिंग का एक बोल्ट सीधे कोर्टयार्ड के बीचों बीच गिरा और पूरी जमीन हिल गई। वांग बातियान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े थंडर कैसे हो सकता है? स्मोक के अंदर से दो जिगांटिक 3 मीटर लंबे फिगर्स धीरे धीरे बाहर आए। एक का सिर बैल जैसा था और दूसरे का चेहरा घोड़े जैसा। दोनों ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे और उनके हाथों में ब्लू लाइट से ग्लोइंग मैसिव गैटलिंग गन्स थीं। जैसे ही वांग बातियान ने उन मॉन्स्टर्स को देखा, वो लिटरली डर के मारे पेशाब कर बैठा और मिट्टी की तरह जमीन पर गिर गया। पूरे गार्डन का एटमॉस्फेयर जम गया। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी टाइनी ट्रांसल्यूसेंट सोल आधी बॉडी से बाहर निकल आई, लेकिन हॉर्स फेस ने कैजुअली उसे थप्पड़ मारकर वापस शरीर में ठूंस दिया। ऑनेक्स हेड ने धीरे से अपनी गैटलिंग गन का चार्जिंग हैंडल खींचा और उसे घूरते हुए बोला, तो तू वो पैथेटिक बैस्टर्ड है जो लॉर्ड सेंग की फ्यूचर ग्रैंडडॉटर इन लॉज को बुली करने आया था। फिर उसने रोटेटिंग बैरल सीधे वांग बेचन के माथे पर तान दी। ठंडी मेटल स्किन से लगते ही बेचारा आदमी दूसरी बार पेशाब कर बैठा। माफ कर दीजिए ग्रेट सरस, प्लीज स्पेयर मी। मैं अभी चला जाता हूँ, मुझे वो लैंड नहीं चाहिए। मैं तुरंत प्रेसिडेंट लियू को 100 मिलियन कंपेंसेशन दूंगा। हॉर्स फेस ने तुरंत डिसमिसिवली सूंघा। लिविंग वर्ल्ड का पैसा हमारे लिए यूजलेस ट्रैश है। घर जा, पेपर ऑफरिंग्स और स्पिरिट मनी के पहाड़ तैयार कर, फिर ठीक से लॉर्ड सेंग से फॉरगिवनेस मांगते हुए उन्हें जला, वरना कल रात हम खुद तेरे बेड के पास बैठकर सुबह तक हॉरर स्टोरीज सुनाएंगे। वांग बातियन पूरी पैनिक में रेंगता हुआ भाग गया, यहाँ तक कि अपनी गोल्डन स्पोर्ट्स कार भी वहीं छोड़ गया। तभी गार्डन के बीच की हवा फिर डिस्टॉर्ट होने लगी। दादाजी सेन फेंग एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उन्होंने लग्जूरियस रोब्स नहीं पहने थे। उनकी जगह वो इंटिमिडेटिंग कैमोफ्लेज कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। आते ही वो जोर से चिल्लाए, ग्रैंडसन, कचरे को बुली करने में टाइम वेस्ट मत कर। अंडरवर्ल्ड बॉर्डर्स पर डिजास्टर हो गया है। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। दादाजी ग्रिम आवाज में बोले, सेटन नाम के किसी आदमी के नेतृत्व में सॉल्टी वेस्टर्न डीमंस मिलियंस ऑफ ज़ॉम्बीज के साथ हम पर हमला कर रहे हैं। मैं कंफ्यूजन में पलकें झपकाने लगा। वेस्टर्न डीमंस? क्या वो आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं आते? अब अंडरवर्ल्ड में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ऑनेक्स हेड ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और उसके नीचे क्रेटर बन गया। उन हरामियों ने बिना परमिशन बॉर्डर क्रॉस किया है। ये सुनते ही मैंने धीरे धीरे आंखें सिकोड़ ली और मैलिशियस ग्रिन दे दी। तो वो उड़ सकते हैं, हाँ? और आग भी उगलते हैं? फिर मैंने कॉन्फिडेंटली
कॉन्फिडेंटली दादाजी की तरफ देखा। चिंता मत कीजिए, अगर वो मिथोलॉजी के रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम उन्हें साइंस से सबक सिखाएंगे। मैं पूरी रात ड्राइव करके गांव की पेपर ऑफरिंग शॉप पहुंचा। ओनर दुकान बंद करने ही वाला था कि मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली और टेबल पर पैसों का बड़ा ढेर पटक दिया। बॉस उठो, मेरे लिए सबसे बड़ा डोंगफिंग बैलिस्टिक मिसाइल बनाओ जो तुम बना सकते हो, और उसके साथ कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी अटैच कर दो। मुझे फुल स्केल चाहिए और सबसे पावरफुल एक्सप्लोजिव्स के साथ। बूढ़ा शॉपकीपर मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। भाई, क्या तुम सच में अंडरवर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 में घसीटना चाहते हो? आज तक किसी ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। मैं बेचारे आदमी से जबरदस्ती जल्दी काम करवा ही रहा था कि अचानक आसमान में ओवरवेलमिंग हेवनली क्वायर गूंजने लगी। मैंने ऊपर देखा तो मैंशन के ऊपर टाइनी ब्लैक विंग्ड डीमंस का स्वॉर्म उड़ रहा था, जिनके हाथों में ट्राइडेंट्स थे। जैसे ही वो छोटे डेविल्स मक्खियों की तरह मेरी तरफ डाइव करने लगे, मैंने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और लीडर के चेहरे पर पूरा स्प्रे मार दिया। व्हाइट फोम में लिपटा वो डीमन दर्द से चीखा और सीधे स्ट्रीट लाइट पोल में सिर मारकर गिर पड़ा। उसके सिर के चारों तरफ गोल्डन स्टार्स घूम रहे थे, जबकि उसके विंग्स बुरी तरह ट्विच कर रहे थे। मैंने तुरंत गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाई। धत्त तेरे की, मेरे टेरिटरी में आकर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। बॉस, मिसाइल तैयार है, जल्दी आग लगाइए। पेपर ऑफरिंग शॉप का मालिक इतना डरा हुआ था कि उसने मेरी वजह से अपनी जान तक दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। उसका पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था, जबकि वो मुश्किल से मैच स्टिक जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ इतनी बुरी तरह हिल रहा था जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो। जैसे ही फ्लेम उस जाइगेंटिक फुल स्केल रेप्लिका बैलिस्टिक मिसाइल को छुई, पूरा मिसाइल तुरंत आग में घिर गया। मैसिव स्मोक क्लाउड के अंदर लिपटा हुआ वो पेपर मिसाइल सीधे वॉइड में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड्स बाद अंडरवर्ल्ड कम्युनिकेशन चैनल से दादाजी की एक्साइटेड हंसी डेफनिंग एक्सप्लोजन्स के साथ गूंज उठी। ग्रैंडसन, ये चीज कमाल की है। उन सॉल्टी छोटे बास्टर्ड्स को जमीन पर उतरने का मौका तक नहीं मिला और इस जायंट रेडिश ने उन्हें हवा में ही उड़ा दिया। अंडरवर्ल्ड बॉर्डर पर पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल चुका था। खुद सेटन एक मैसिव क्रेटर के अंदर से मिट्टी और स्मोक में लिपटा हुआ बाहर निकला। उसकी मैजेस्टिक रेड केप पूरी तरह चिथड़ों में बदल चुकी थी और उसका एक रैम हॉर्न पूरी तरह टूट गया था। वो इतना फ्यूरियस था कि उसके हर कदम से जमीन फट रही थी और बॉटमलेस एबिसेस बन रही थीं, जबकि उसके सिर से वॉल्केनो की तरह स्टीम निकल रही थी। ये अनफेयर है, तुम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीटिंग है। मैंने तुरंत ठंडी हंसी छोड़ी। चीटिंग तुम्हारे बाप की, इसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहते हैं। तभी दादाजी की आवाज फिर दूसरी तरफ से गूंजी। ग्रैंडसन, वो इडियट्स अभी तक मरे नहीं हैं और अब रीइंफोर्समेंट्स मांग रहे हैं। कह रहे हैं कोई डिवाइन अलायंस बना रहे हैं। पर्सनली मुझे लगता है सब इकट्ठा होकर mahjong खेलना चाहते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया। रिलैक्स ग्रैंडपा, मैं अभी आपको एंटी एयर इंटरसेप्शन सिस्टम दिलाता हूँ। मैं अभी मुश्किल से दादाजी को काम कर पाया था कि अचानक मेरे पीछे सिनिस्टर लाफ गूंज उठी। जिन टाइनी डीमंस पर मैंने पहले फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया था वो फिर से खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी बॉडीज मैसिवली स्वेल हो चुकी थीं। उनके मसल्स बलून्स की तरह फूल रहे थे, कपड़े फट रहे थे और अंदर डिस्गस्टिंग पर्पल फ्लैश दिख रही थी। लियू रुयान तुरंत नर्वस होकर पीछे हट गई। केयरफुल, लगता है ये म्यूटेट हो गए हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी नेक क्रैक की। म्यूटेटेड माई फुट, बस सूज गए हैं। फिर मैंने ड्रामेटिक अंदाज में लियू रुयान को पीछे खींच लिया। पीछे हटो और अपने हस्बैंड को इन्हें इंटर डायमेंशनल इलेक्ट्रोशॉक लेसन देते हुए देखो। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट से मेरे कान तक खुजला रहे थे, लेकिन जैसे ही वो जायंट डीमंस मुझ पर अटैक करने वाले थे, उनकी बॉडीज अचानक फ्रीज हो गईं, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर वो वायलेंटली कांपने लगे और लाउड पॉपिंग साउंड्स के साथ वापस नॉर्मल साइज में श्रिंक होने लगे। तभी उनमें से एक ने अचानक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहा, मिस्टर सिंह, प्लीज डोंट पैनिक, मैं हैड्स हूं। मुझे उन मिसाइल्स में काफी इंटरेस्ट है जो आपने सेन फेंग के लिए बर्न किए थे। अगर आप मेरे लिए ऐसे 1000 मिसाइल्स बर्न कर दें तो मैं आपके लिए इन छोटे पेस्ट्स को खत्म कर सकता हूं। मैं शौक में पलकें झपकाने लगा। वाह, अब वेस्टर्न अंडरवर्ल्ड का रूलर भी आर्म्स रेस ज्वाइन करना चाहता है। फिर मैंने थॉटफुली आर्म्स क्रॉस कर लिए। लेकिन 1000 मिसाइल्स चीप नहीं आते, बदले में आप क्या देंगे? हैड्स तुरंत बोला, मैं आपकी वाइफ को अंडरवर्ल्ड इंश्योरेंस दे सकता हूं। वो सभी डिजीजेस से इम्यून हो जाएगी और हमेशा एटर्नल यूथ मेंटेन करेगी। क्या कहते हैं? लियू रुयान तुरंत एक्साइटमेंट में मेरा आर्म पकड़कर हिलाने लगी। उसके चेहरे की स्माइल ब्लूमिंग फ्लावर से भी ज्यादा ब्राइट थी। लेकिन मैं जवाब देता उससे पहले कम्युनिकेशन चैनल से दादाजी की फ्यूरियस आवाज गूंज उठी। ये चीप विनेगर जैसी स्मेल, हेडीज, तू बूढ़ा
बूढ़ा बास्टर्ड, मेरे क्लाइंट्स चुराने की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी तुरंत मुझ पर चिल्लाए, ग्रैंडसन, इसकी बात मत सुनो। इसका टेरिटरी इतना गरीब है कि वहां डेथ करेंसी तक यूज नहीं होती। ये लोग केवमैन की तरह पत्थरों से ट्रेड करते हैं। ये सब फ्री में चाहता है। हेड्स तुरंत रोर करने लगा, सेनफेंग, अपना मुंह बंद रख। इससे पहले कि दोनों इंटर डायमेंशनल शाउटिंग वॉर शुरू कर देते, मैंने जल्दी से बीच में टोक दिया, लॉर्ड हेड्स, मेरे पास अभी 1000 मिसाइल्स रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ अंडरवर्ल्ड मनी प्रिंटिंग मशीन्स बर्न करके दे सकता हूं। उससे आपको कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल पूरे 3 सेकंड्स तक डेड साइलेंट हो गया। हेडीज जेन्युइनली इस ऑफर से स्टन्ड लग रहा था। फिर अचानक दूसरी तरफ से अर्थ शेकिंग लाफ गूंज उठी, अपीरियंटली। बेचारा रोज पत्थर गिन गिन कर थक चुका था। डील मिस्टर सिंह, आप सच में जीनियस हैं। गुडविल के तौर पर मैं इन छोटे डीमंस को पर्सनली हैंडल करूंगा। उसके बोलते ही जमीन के नीचे से काउंटलेस जाइगैंटिक गोस्टली ब्लैक हैंड्स बाहर निकले और उन टाइनी डीमंस को स्क्रीमिंग करते हुए क्रैक्स के अंदर खींच ले गए, जैसे हेल्पलेस चिक्स हों। अगले ही पल कोर्टयार्ड पर छाई सारी डार्क एनर्जी गायब हो गई और आखिरकार सनलाइट वापस लौट आई। मैंने प्राउडली ल्यू रुयान के शोल्डर्स पर आर्म रख दिया। रुयान, हमारा बिजनेस लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब तो फॉरेन अंडरवर्ल्ड किंग्स भी हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं। उसने स्पार्कलिंग आईज से मेरी तरफ देखा। हानी, इसका मतलब हम ग्लोबल आफ्टरलाइफ मार्केट मोनोपोलाइज कर सकते हैं? मैंने हेल्पलेस होकर साई किया। मोनोपोलाइज? अभी तो अंडरवर्ल्ड रिबेलियन ही खत्म नहीं हुई, ऊपर से हेवन के ये फ्लाइंग बर्ड्स भी हमारे बिजनेस में नाक घुसा रहे हैं। तभी उन हेवनली बर्ड्स का लीडर अचानक अपनी 6 इनॉर्मस विंग्स फैलाते हुए हवा में उठ गया। उससे निकला विंड प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि हमारी विला की रूफ तक लगभग उड़ गई। उसने अपनी गोल्डन सोर्ड सीधे मेरी तरफ पॉइंट की और डिवाइन अथॉरिटी में चिल्लाया, सेंगलिंग, तुमने सीक्रेटली प्रोहिबिटेड वेपन्स अंडरवर्ल्ड में स्मगल किए हैं और डायमेंशंस के बैलेंस को सिवियरली डिसरप्ट किया है। हेवन के नाम पर मैं अब तुम्हें प्यूरिफाई करूंगा। जैसे ही उसने अपनी मैसिव गोल्डन सोर्ड स्विंग की, टेरिफाइंग व्हाइट स्लैश सीधे मेरी तरफ शूट हुआ। मैं चीख पड़ा और तुरंत जमीन पर डाइव मारकर रोल करते हुए ल्यू रुयान के पीछे छिप गया। उसके माथे की नसें तुरंत गुस्से से उभर आईं। उसने आसमान की तरफ उंगली दिखाकर फ्यूरियस आवाज में चिल्लाया, प्यूरिफाई अपने सिर को, इडियट! दिखाई नहीं दे रहा हम यहाँ हार्मोनियस अंडरवर्ल्ड बिल्ड करने में बिजी हैं? फिर उसने प्रोटेक्टिव अंदाज में मेरा आर्म पकड़ लिया और ऊपर देकर दोबारा चिल्लाई, अगर मेरे हस्बैंड को प्यूरिफाई करना है तो पहले उसके ग्रैंडफादर से परमिशन लेकर आओ। मैंने तुरंत स्पेशल फोर्सेस पेपर ऑफरिंग्स का मैसिव बंडल निकाला और जोर से चिल्लाया, ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, हमारे गेस्ट्स का स्वागत करो। अगले ही इंस्टेंट ऑक्स हेड और हॉर्स फेस फिर से जमीन के अंदर से बाहर फट पड़े, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ बुलेट प्रूफ वेस्ट्स ही नहीं पहने थे, बल्कि उनके हाथों में ब्लू अंडरवर्ल्ड एनर्जी से ग्लोइंग 2 जाइगैंटिक वल्कन मशीन गन्स भी थीं। ऑक्स हेड ने 6 विंग्ड एंजल को घूरते हुए विशस ग्रिन दी। ये वाइल्ड चिकन कहां से आ गया? काफी एरोगेंट लग रहा है। हॉर्स फेस ने भूखे अंदाज में अपने लिप्स लिक किए। इन विंग्स का रोस्टेड टेस्ट शायद कमाल का होगा। चलो लॉर्ड सेंग के लिए हेवनली बारबेक्यू फीस्ट तैयार करते हैं। बिना एक और शब्द बोले उन दोनों इन्फर्नल गार्डियंस ने आसमान में तैर रही जाइगैंटिक वुडन हेवनली शिप पर हॉरिफाइंग बुलेट स्टॉर्म बरसा दिया। फायर पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि गैब्रियल के पास आसमान में डेस्परेटली डोडज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उसकी जायंट गोल्डन स्वॉर्ड तक लगातार बैराज की वजह से हाथ से उड़ गई। उसके सिर से प्रैक्टिकली स्मोक निकल रहा था, जबकि वो मिड एयर में हिस्टेरिकली चीख रहा था, ये कैसी होली वेपन है? ये मेरी डिवाइन लाइट डिफेंसेस को पियर्स कैसे कर रही है? मैंने प्रॉडली आर्म्स क्रॉस किए और ग्रिन कर दिया। इसे मैक्सिम मशीन गन कहते हैं, खास तुम्हारे जैसे एरोगेंट इडियट्स का इलाज करने के लिए बनाई गई है। तभी अंडरवर्ल्ड कम्युनिकेशन चैनल से दादाजी की एक्साइटेड आवाज फिर गूंज उठी, ग्रैंडसन, अब मत रुकना, मेरे लिए कुछ एंटी एयर कैनन्स भी बर्न कर। आज रात इन फेदर्ड इडियट्स को रोस्टेड चिकन बनाऊंगा। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती देखकर गैब्रियल ने अचानक अपनी रोब के अंदर से एक प्योर व्हाइट हॉर्न निकाला और ड्रामेटिक अंदाज में उसे बजाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस चीज पर साफ पड़ी, मेरा पूरा चेहरा वायलेंटली ट्विच करने लगा। उसके साइड पर टाइनी चाइनीज कैरेक्टर्स खुदे हुए थे, मैन्युफैक्चर्ड इन यीवू। मैं वहीं ऑलमोस्ट खून खांसने वाला था। गैब्रियल ने पूरी ताकत से चीक्स फुलाए और लेजेंडरी हॉर्न ऑफ अपोकलिप्स बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मैं तुरंत आगे लपका और उसे सीधा पीछे से लात मार दी। अबे बंद कर वो चीज बजाना, इडियट! वो हॉर्न यीवू में बना है और $3 का आता है। तू उसे आसमान टूटने तक भी बजा ले, उससे बस बच्चों का गाना ही निकलेगा। गैब्रियल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ब्लास्फेमी!
ये सेक्रेड रिलिक खुद लॉर्ड ने मुझे दिया था। फिर उसने पूरी ताकत से हॉर्न फूंक दिया। अगले ही सेकंड पूरे बैटलफील्ड में सबसे चीप टॉय स्पीकर क्वालिटी के साथ टू लिटिल टाइगर्स की चीयरफुल इलेक्ट्रॉनिक मेलोडी गूंज उठी। पूरा एरिया इंस्टेंटली डेड साइलेंट हो गया। ऑक्स हेड और हॉर्स फेस तक एम्बैरेसमेंट में अपनी मशीन गन्स नीचे कर चुके थे। मैं डिसबिलीफ में गैब्रियल को घूरने लगा। तो ये हेवन का डिवाइन जजमेंट है, बच्चों का टॉय? गैब्रियल ह्यूमिलिएशन से स्कारलेट हो चुका था, लेकिन समहाउ चीजें और भी वर्स हो गईं। उसके पीछे हवा में तैर रही वुडन हेवनली शिप अचानक चीप इन्फ्लेटेबल टॉय की तरह एयर लीक करने लगी, फिर अनकंट्रोलेबली वॉबल करते हुए हमारे पीछे माउंटेन की तरफ क्रैश होने लगी। मैंने डीप साई लिया। मुझे पहले से पता था डिस्काउंट ऐप से खरीदी कोई भी चीज रिलायबल नहीं होती। फिर मैंने सिंपैथी के साथ गैब्रियल के शोल्डर पर हाथ रखा। चलो अब रोना बंद करो। सिंस तुम भी ऑनलाइन स्कैम्स के विक्टिम हो, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। प्रीमियम मर्चेंडाइज चाहिए तो मुझसे खरीदो। मेरे पास पेपर ऑफरिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उड़ता भी है और सबमरीन की तरह काम भी करता है, और वो भी अनबिलीवेबल प्राइस 9.90 में फ्री शिपिंग के साथ। जैसे ही गैब्रियल ने ये सुना, उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं। लेकिन मैं अपना सेल्स पिच कंटिन्यू करता उससे पहले ही दादाजी की पैनिक्ड आवाज फिर मेरे कानों में फट पड़ी। ग्रैंडसन, एक सेकंड के लिए स्ट्रीट वेंडर बनना बंद कर। वो लूनाटिक सेटन पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने हेल की डीपेस्ट पिट से टाइटन स्टैचू रिलीज कर दिया है। वो चीज हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स टॉल है। उसका एक स्टॉम्प पूरा फेंगडू सिटी फ्लैटन कर सकता है। मेरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स? मैंने सिर झुकाकर जल्दी सोचना शुरू किया। तो ऑर्डिनरी मिसाइल्स शायद इनफ नहीं होंगे। तभी अचानक मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत लियू रुयान की तरफ मुड़कर कहा, हनी, कंपनी वेयरहाउस में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनी के लिए जो जायंट एक्सकवेटर मॉडल रखा था, याद है? लियू रुयान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। फिर मेरा प्लान समझते ही एक्साइटमेंट में अपनी थाई पर थप्पड़ मार दिया। ठीक उसी समय डिस्टेंट होराइजन वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। दूर स्काईलाइन के पार एक जाइगैंटिक पिच ब्लैक टाइटन धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ दिखाई दिया, जिसके 9 हॉरिफाइंग हेड्स थे। उसका हर कदम मिनिएचर अर्थक्वेक पैदा कर रहा था। मैंने तुरंत आसपास वर्कर्स की तरफ चिल्लाया, मिसाइल्स भूल जाओ, वेयरहाउस से 20 मीटर जायंट एक्सकवेटर निकालो और उसे पेपर ऑफरिंग में कन्वर्ट करो। शवल टीथ के लिए रीइंफोर्स्ड स्टील प्लेटेड पेपर इस्तेमाल करना। मुझे सबसे हार्ड कार्डबोर्ड चाहिए और उसके अंदर सबसे पावरफुल इंजन इंस्टॉल करो। मैं पूरी पैनिक में सबको डायरेक्शंस देने लगा और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर समहाउ उन्होंने टेरिफाइंग जायंट एक्सकवेटर असेंबल कर दिया। मैंने बिना हेजिटेशन तुरंत ऑफरिंग फायर जला दी। ग्रैंडपा, कैच दिस। मैं आपको दुनिया का ग्रेटेस्ट डेमोलिशन इक्विपमेंट भेज रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो टाइटन है या जायंट स्टैच्यू, हम उसे रबल में बदल देंगे। थिक स्मोक का एक पिलर सीधे आसमान में उठ गया। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड बैटलफील्ड में सेटन एरोगेंट अंदाज में टाइटन के शोल्डर पर बैठा मैनिएकली हंस रहा था और उसे फेंगडू सिटी की तरफ मार्च करने का ऑर्डर दे रहा था। लेकिन ठीक उसी मोमेंट मेटालिक लाइट से ग्लोइंग इनॉर्मस एक्सकवेटर अचानक आसमान से डिसेंड हुआ और सिटी गेट्स के सामने जोर से लैंड कर गया। सेटन ब्लैंक होकर उसे घूरने लगा। ये कैसा मॉन्स्टर है? इसके पास जायंट क्लॉ क्यों है? तुरंत बैटलफील्ड में दादाजी की एक्साइटेड लाफ्टर गूंज उठी। इसे एक्सकवेटर कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी तुम्हारे जैसे बास्टर्ड्स की इलीगल कंस्ट्रक्शंस डिमोलिश करना है। फिर कम्युनिकेटर से दादाजी की कंफ्यूज्ड आवाज आई, ग्रैंडसन, ये चीज चलाते कैसे हैं? मैंने तुरंत इंस्ट्रक्शंस चिल्लाने शुरू किए। लेफ्ट लीवर पुल करो डिगिंग के लिए और राइट वाला रोटेट करने के लिए। बस ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे। अब उसे डिवाइन ड्रैगन स्विंग मारो। एक्सकवेटर कैबिन के अंदर प्राउडली बैठे दादाजी मैडमैन की तरह लेवर्स खींचने लगे। अगले ही इंस्टेंट जाइगैंटिक शवल डेफनिंग रोर के साथ हवा चीरते हुए टाइटन के फोरहेड पर जा लगी। टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ एक्सकवेटर हुक ने टाइटन का एक हेड पकड़ लिया और एक वायलेंट ट्विस्ट में उसे क्लीनली उखाड़ दिया। कोलोसल स्टैच्यू पूरी तरह डिसोरिएंटेड होकर पीछे लड़खड़ा गया। खुद सेटन टाइटन के शोल्डर से उछलकर फेस फर्स्ट डर्ट में जा गिरा और मुंह भर मिट्टी निगलने लगा। अगले ही पल पूरी अंडरवर्ल्ड आर्मी डीफनिंग विक्ट्री चीयर्स में फट पड़ी। दादाजी एक्सकावेटर को वेटरन डेमोलिशन फोरमैन की मैजेस्टिक कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोल कर रहे थे। ग्रैंडसन, ये मशीन मैग्निफिसेंट है। अब से हर अंडरवर्ल्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इसी ब्यूटी पर डिपेंड करेगा। मैं प्राउडली हंस पड़ा। ग्रैंडपा, अगर ऐसा है तो अब सेटन
सेटन का हेडक्वार्टर्स भी डिमोलिश कर दें? मैं और इक्विपमेंट ऑफरिंग्स बर्न करने ही वाला था कि अचानक पीछे से लियू रुयान पैनिक में चीख उठी। मैं तुरंत घूमकर देखता ही फ्रीज हो गया। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे बैकयार्ड के बीचों बीच ग्लोइंग गोल्डन फ्रूट से भरा एक कोलोसल ट्री अचानक प्रकट हो चुका था। उसकी ब्रांचेस के नीचे एक बूढ़ा आदमी ग्रीन ओनैक्स पर बैठा हमें अनरी डबल स्माइल के साथ क्वाइटली देख रहा था। मैं एक्सकेवेटर बर्न करने की जगह पर इतना फोकस था कि मुझे ट्री के अपीयर होने का पता ही नहीं चला। अब उसकी रेडिएंट गोल्डन लाइट के नीचे वो एल्डरली मैन धीरे धीरे अपनी लंबी व्हाइट बियर्ड सहला रहा था और पूरी शांति से हमें ऑब्जर्व कर रहा था। यो 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 मैं सामने बैठे उस बूढ़े आदमी को ब्लैंक होकर घूरने लगा। उसकी बियर्ड इतनी अब्सर्डली लंबी थी कि लगभग उसके पैरों को छू रही थी और उसके सिर के ऊपर व्हाइट स्मोक का फेंट हेलो तैर रहा था, बिल्कुल किसी कल्टीवेशन एनिमे वाले इमॉर्टल ऑरा की तरह। मैंने पास रखा ब्रूम कसकर पकड़ लिया और प्रोटेक्टिव अंदाज में रुयान के सामने खड़ा हो गया। ओए बूढ़े, तुम आखिर हो कौन? वो ट्री मेरी प्रॉपर्टी पर है, ये ट्रेसपासिंग है। अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला दूंगा। बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा वो कामली हंस पड़ा और अपनी ड्राई वुडन कैन से जमीन पर हल्का टैप किया। अगले ही पल हमारे पैरों के नीचे की ग्रास कलरफुल फ्लावर्स के समंदर में बदल गई और उन्होंने मिलकर जायंट चाइनीज कैरेक्टर फॉर वर्च्यू बना दिया। मेरी स्कैल्प तुरंत नम हो गई। बूढ़ा कामली मुस्कुराया। इतना एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं लिटिल फ्रेंड, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। मैंने इस ट्री की स्पिरिचुअल लाइट को सीधे हेवंस तक उठते देखा, इसीलिए एक कप टी मांगने आ गया। तुम्हारा ये ट्री कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये सीधे हेवनली रेल्म से कनेक्टेड सिग्नल टावर की तरह काम करता है और कोइंसिडेंस से यही मेरा लैंडिंग पॉइंट निकला। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी एटीट्यूड से बूढ़ा थोड़ा ऑफेंडेड लगने लगा, जैसे इरिटेशन में उसकी सांस अटक रही हो। उसकी बियर्ड प्रैक्टिकली नोज तक पफ हो गई और जब उसने गुस्से में जमीन पर पैर पटका तो वहां डीप क्रेटर बन गया। लेकिन मैं रिएक्ट करता उससे पहले ही वॉइड से दादाजी की आवाज फिर थंडर की तरह गूंज उठी। बस इस बार उनका टोन अनबिलीवेबली रिस्पेक्टफुल था। उनकी आवाज में डर तक सुनाई दे रहा था। ग्रैंडसन, तुरंत घुटनों पर बैठ। वो ग्रेट एंसेस्टर खुद हैं। अंडरवर्ल्ड में हमने जो वेपन स्मगलिंग का तमाशा मचाया था वो इतना बड़ा हो गया कि अपर हेवेंस तक अलर्ट हो गए। वो इंटरडिमेंशनल कॉपरेशन नेगोशिएट करने आए हैं। मेरा ब्रेन लगभग शॉर्ट सर्किट हो गया। इंटरडायमेंशनल कॉपरेशन, ग्रेट एंसेस्टर, रुकिए, हेवन भी मुझसे बिजनेस करना चाहता है। कहीं गॉड्स को भी गैटलिंग मशीन गन्स तो नहीं चाहिए? मैंने तुरंत ब्रूम एक तरफ फेंका और परफेक्ट 90 डिग्री बो मार दिया। रुयान ने भी लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट किया। वो दौड़कर अंदर गई और दोनों हाथों में स्टीमिंग रेड टी लेकर वापस आई। ग्रेट एंसेस्टर, कृपया टी लीजिए। मेरे हस्बैंड पहले बस मजाक कर रहे थे, कभी कभी उनका ब्रेन थोड़ा मैल फंक्शन कर जाता है। कृपया उनकी स्टुपिडिटी माफ कर दीजिए। बूढ़ा वार्मली हंसा और अपनी स्लीव वेव कर दी। कोई बात नहीं लिटिल फ्रेंड, आजकल हेवनली रेल्म भी रिसोर्स शॉर्टेजेस फेस कर रहा है। जो मॉडर्न वंडर्स तुम अंडरवर्ल्ड में बर्न कर रहे हो उसका हिस्सा हमें भी चाहिए, स्पेशली वो थिंग जिसे फूड डिलीवरी कहते हैं। इमॉर्टल्स इतने लंबे समय से मेडिटेशन में आइसोलेटेड हैं कि प्रैक्टिकली भूखे मर रहे हैं। मैंने 2 बार ब्लिंक किया। आप लोगों को टेक आउट डिलीवरी चाहिए? करेक्ट। बूढ़े ने सीरियसली सिर हिलाया। इमॉर्टल स्पिरिचुअल ड्यू और पीचेस खा खाकर थक चुके हैं। मैंने थॉटफुली चिन रब की। इम्पॉसिबल तो नहीं है ग्रेट एंसेस्टर, लेकिन पेमेंट कैसे करेंगे? कहीं हेवन भी इनवॉइसेस अंडरवर्ल्ड गोस्ट मनी में सेटल करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? वो स्टफ यहाँ यूजलेस है। बूढ़ा मिस्टीरियस स्माइल देने लगा, फिर अपनी स्लीव से डैजलिंग गोल्डन टैलिस्मैन निकाला और हवा में जेंटली वेव किया। अगर तुम हमारे लिए एक्सक्लूसिव हेवनली फूड डिलीवरी सिस्टम बर्न कर दो तो मैं तुम्हें ये ट्रूथ टैलिस्मैन दूंगा। इसमें डेड को बोलने पर मजबूर करने और लिविंग को फॉर्चून तथा डिजास्टर फॉरसी करने की पावर है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैं अभी टैलिस्मैन ग्रैब करने ही वाला था कि अचानक पूरा बैकयार्ड वॉल डेफनिंग क्रैश के साथ एक्सप्लोड हो गया। थिक मेसी बियर्ड वाला जाइगेंटिक आदमी 2 इनॉर्मस बैटल एक्सेस लेकर कोर्टयार्ड में कूद पड़ा। उसने सीधे बूढ़े की तरफ पॉइंट किया और फ्यूरियस आवाज में गरजा, ओल्डली, मैं तुम्हें ये बिजनेस डील मोनोपोलाइज नहीं करने दूंगा। मैं बस ब्लैंक होकर उस जायंट एक्स वील्डिंग मॉन्स्टर को घूरता रह गया जो मेरे बैकयार्ड में घुस चुका था, जबकि मेरा ब्रेन धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। क्या गॉड्स के बीच अब बैकडोर से घुसना ट्रेंड बन गया है? जायंट ने दोनों एक्सेस जमीन में दे मारे। अगले ही सेकंड अर्थ 2 मैसिव क्रैक्स में स्प्लिट हो गई और ट्रेमर इतना वायलेंट था कि पूरा यार्ड हिल गया। रुयान के हाथ में पकड़ा टी कप तक बैलेट परफॉर्म करने लगा। जायंट ने ओल्ड मैन की तरफ फ्यूरियस उंगली दिखाई। ओल्डली, क्या फिर से हेवन को लो क्वालिटी फूड से पॉइजन करने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसने अचानक ब्राइट आईज के साथ मेरी तरफ देखा। किड सिंह, इसकी बात मत सुनो, मैं लुबान हूं।
हेवनली रीलम का चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर। मैंने वो एक्सकावेटर देखा जो तुमने अंडरवर्ल्ड में बर्न किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, उसका डिजाइन क्रूड बियॉन्ड बिलीफ था। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें फ्लाइंग पेपर टैंक्स बनाना सिखाऊंगा। मैंने उसके हाथों में पकड़ी जिगांटिक बैटल एक्सिस को देखा। तुम लुबान हो, लेजेंडरी मास्टर क्राफ्ट्समैन। समहाउ ये एक्सिस तुम्हें कारपेंटर कम और बर्सरकर ज्यादा दिखा रही हैं। ओल्ड ली तुरंत गुस्से में लूबन की तरफ उंगली दिखाने लगा। तुम शेमलेस कंस्ट्रक्शन फ्रॉड, मेरे बिजनेस में नाक क्यों घुसा रहे हो? लूबन भी वापस रोर करने लगा। सेंग अभी हेवन के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज सॉल्व करने वाला था, लेकिन तुम बीच में घुस आए। दोनों इमॉर्टल्स एक दूसरे को इतनी इंटेंसिटी से ग्लेयर कर रहे थे कि उनके सिर से उठती स्टीम प्रैक्टिकली हवा में जायंट सिंबल्स बना रही थी। मीनवाइल मैं अपने एचिंग टेंपल्स रब कर रहा था। मेरा सिर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे मिसाइल सीधे उस पर गिरा हो। रुयान क्वाइटली मेरे पास झुकी और विस्पर किया, हनी क्या हो अगर हम ऑक्शन रख दें? जो ज्यादा पेमेंट करे उसे प्रायोरिटी सर्विस मिले। मैंने एक्साइटमेंट में तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। यू आर अ जीनियस माय लव। फिर मैंने थ्रोट क्लियर किया और दोनों फ्यूरियस इमॉर्टल्स की तरफ देखा। ऑलराइट रिस्पेक्टेड एंसेस्टर्स, लड़ाई बंद कीजिए। मैं आप दोनों के लिए चीजें बर्न कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे डेस्परेटली इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड पेपर फैक्ट्री चाहिए। इतने लंबे समय से हैंड क्राफ्टिंग पेपर ऑफरिंग्स कर रहा हूं कि हाथों में कैलसेस निकल आए हैं। लूबन की आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। उसने तुरंत अपनी चेस्ट से एंशिएंट ग्लोइंग बुक निकाली और प्राउडली मेरी तरफ फेंक दी। सिंपल, मैं तुम्हें मैनुअल ऑफ 1000 डिवाइन मैकेनिज्म्स देता हूं। ठीक उसी मोमेंट वॉइड से दादाजी की एक्साइटेड आवाज फिर एक्सप्लोड हुई। ग्रैंडसन, मैं अभी अंडरवर्ल्ड का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट एक्सपैंड कर रहा हूं और अर्जेंटली ऐसी असेंबली लाइन चाहिए। डील एक्सेप्टेड। ओल्ड लूबन, फैक्ट्री ब्लूप्रिंट्स तुरंत भेज। आज रात मैं तुम्हें सोलर पावर्ड स्कॉर्पियन रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट बर्न करके दूंगा। जैसे ही वो दो बूढ़े इमॉर्टल्स आखिरकार वहां से गए, तभी रुयान ने अचानक मेरी स्लीव कसकर पकड़ ली और बैकयार्ड में लगे गोल्डन ट्री की तरफ इशारा किया। सेंगलिन, पेड़ के फ्रूट्स को देखो, ये काले क्यों हो गए? मैंने तुरंत ऊपर देखा और मेरा पूरा शरीर जम गया। शाखाओं पर लटक रहे सुनहरे फ्रूट्स अब मोटे काले धुएं छोड़ रहे थे। तभी अचानक ट्री ट्रंक के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजी। एक आदमी काले क्लोक में लिपटा हुआ धीरे धीरे बाहर निकला और जमीन पर लंबी जंग लगी साइद घसीट रहा था। ब्लेड जहां भी जमीन से टकराती वहां स्पार्क्स उड़ने लगते। वो आदमी मुझे देखकर खतरनाक मुस्कान हंसा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई ग्लास पर नाखून घिस रहा हो। सेंगलिंग, सेटन ने तुम्हें ग्रीटिंग्स भेजे हैं। उसने हेल के अबिस में तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है और बहुत जल्द तुम खुद उसे देखोगे। उसके बोलते ही उसने साइद को जोर से घुमाया और एक डार्क बीम सीधे मेरी गर्दन की तरफ आ गई। धतेरे की, रुयान नीचे झुको। मैंने तुरंत रुयान को जमीन पर खींच लिया और दूसरे हाथ से पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी पर पूरा स्प्रे कर दिया। सफेद पाउडर उसके पूरे शरीर पर फट पड़ा और उसकी साइथ अटैक रास्ता बदलकर गोल्डन ट्री की बाग का बड़ा हिस्सा उड़ा गई। क्लोक्ड आदमी गुस्से से गरजा, तू गंदा मॉर्टल, इतनी कावर्डली वेपन इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुरंत एक्सटिंग्विशर उसकी तरफ गर्व से तान दिया। इसे साइंटिफिक सेल्फ डिफेंस कहते हैं। फिर मैंने अंडरवर्ल्ड कम्युनिकेटर की तरफ देखकर चिल्लाया, ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, कोई लिविंग वर्ल्ड में मर्डर करने आया है, तुरंत ऊपर आओ। बाद में तुम दोनों के लिए स्पेशल फोर्सेस यूनिफॉर्म्स बर्न करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही ऑक्स हेड और हॉर्स फेस सीधे जमीन फाड़कर बाहर निकल आए, लेकिन इस बार मशीन गन्स की जगह दोनों के हाथों में क्रैकलिंग इलेक्ट्रिक सोल कैचिंग बैटॉन्स थे जिनसे नीले स्पार्क्स निकल रहे थे। हॉर्स फेस ने क्लोक्ड आदमी को घूरकर नाक सिकोड़ ली। ये कौन सा जंगली डीमन आ गया? काली स्कर्ट पहनकर खुद को ग्रिम रीपर समझने लगा। ऑक्स हेड साइथ को देखते हुए ठुड्डी सहलाने लगा। सच बोलूं ओल्ड हॉर्स, ये स्काइथ काफी यूजफुल लग रही है। इसे वापस अंडरवर्ल्ड कैफेटेरिया ले जाकर वेजिटेबल्स काटने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि क्लोक्ड आदमी रिएक्ट करता, दोनों उस पर टूट पड़े और इतनी ब्रूटल बीटिंग शुरू हुई कि उसकी पूरी बॉडी से स्पार्क्स निकलने लगे। वो मैल फंक्शनिंग रोबोट की तरह जोर जोर से काम हाँपने लगा। उसके सिर से उठती भाप धीरे धीरे हवा में ग्लोइंग वर्ड्स बनाने लगी। द अबिस ज़ॉम्बी वायरस हैज ऑलरेडी स्प्रेड। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में एक्सप्लोड हो गया। तभी दादाजी की आवाज अचानक बेहद सीरियस हो गई। पोते, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उस पागल सेटन ने अंडरवर्ल्ड के ड्रिंकिंग वाटर में पॉइजन मिला दिया। आधे लोअर डीमन ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और जो भी हिल रहा है उसे काट रहे हैं। मेरे बॉडीगार्ड्स भी गिरने वाले हैं। मैं ब्लैंक होकर आसमान देखने लगा। ज़ॉम्बी घोस्ट्स, ये कहानी हर बार और ज्यादा रिडिकुलस क्यों होती जा रही है? दादाजी थकी हुई आवाज में बोले, ये चीजें फायर और ब्लेड से नहीं डरती, इन्हें सिर्फ सनलाइट से डर लगता है। मैंने तुरंत उंगलियां चटकाई, तो फिर मैं आपको एक सनबर्न करके भेज देता हूँ। उसी रात मैं फिर से सीधे पेपर ऑफरिंग शॉप पहुंचा। मालिक अभी भी नींद में लार टपका रहा था जब मैंने उसे बिस्तर से घसीटकर बाहर निकाला और दुकान के बाहर रखे जायंट अल्ट्रा वायलेट फ्लड लाइट्स की तरफ इशारा किया। बॉस, इन सबको पेपर ऑफरिंग्स में बदल दो। मैं अंडरवर्ल्ड को सिटी दैट नेवर स्लीप्स बनाने वाला हूँ। मालिक उन जायंट स्पॉटलाइट्स को देखकर पूरी तरह फ्रीज हो गया। वो अपनी आंखें ऐसे मलने लगा जैसे उसे सच में लग रहा हो कि उसके कस्टमर्स हर दिन और ज्यादा पागल हो रहे हैं। तभी मैंने जोर से एक भारी गोल्ड इनगोट
मेज पर पटका। ये वही रिवॉर्ड था जो ग्रैंड एंसेस्टर लुबान ने मुझे दिया था। मालिक की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। भाई ये गोल्ड असली है। अगले ही पल वो सीधा खड़ा हो गया। अगर पैसे इतने हैं तो मैं तुम्हारे लिए पूरा मून भी बना दूंगा। मैंने एग्रेसिवली फ्लड लाइट्स की तरफ इशारा किया। कम बातें ज्यादा काम, और ऐसी जाइंट पेपर बैटरीज लगाओ जिनकी रोशनी देकर कोई भी अंधा हो जाए। मालिक और उसके असिस्टेंट्स पूरी रात डोजन्स जाइगेंटिक पेपर फ्लड लाइट्स असेंबल करते रहे। जैसे ही काम पूरा हुआ मैंने तुरंत ऑफरिंग फायर जला दी। आसमान में उठता धुआं किसी मैजेस्टिक ड्रैगन जैसा लग रहा था। दादाजी तैयार हो जाइए, अंडरवर्ल्ड का पहला टैनिंग सेशन ऑफिशियली शुरू होने वाला है। अगले ही पल सीन अंडरवर्ल्ड में फेंगदू सिटी के बाहर शिफ्ट हो गया। एंडलेस ज़ॉम्बी घोस्ट्स पागल मॉन्स्टर्स की तरह सिटी वॉल्स को नोच रहे थे। उनका लीडर अपना ही सिर बॉल की तरह उछाल उछाल कर हिस्टेरिकल हंसी हंस रहा था। तभी अचानक अंडरवर्ल्ड स्काई में दर्जनों जाइगेंटिक व्हाइट स्फीयर्स इग्नाइट हो गए और पूरा रेल्म डे टाइम जितना चमकने लगा। ज़ॉम्बीज तुरंत दर्द से चीखने लगे। मेरी आंखें जल रही हैं, लाइट बहुत तेज है, मैं पिघल रहा हूँ। जैसे ही अल्ट्रा वायलेट लाइट उन पर पड़ी उनकी बॉडी से सफेद धुआं निकलने लगा और वो बॉइलिंग वाटर में गिरी आइस क्यूब्स की तरह मेल्ट होने लगे। सिटी वॉल के ऊपर दादाजी डार्क सनग्लासेस पहनकर एम्परर की तरह खुद को पंखा झल रहे थे। हा पोते, ये चीज परफेक्टली काम कर रही है। सारे ज़ॉम्बीज ऑलरेडी डस्ट बन चुके हैं। वो बूढ़ा सेटन अभी गुस्से से खुद को नोच रहा होगा। मैं गर्व से मुस्कुराया। हनी, हमने फिर एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। रुयन ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ हाथ बांध लिए। ऑफ कोर्स किया, लेकिन ग्रैंडपा ये जायंट फ्लडलाइट्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगली बार आपके लिए सोलर जनरेटर्स भी भेजेंगे। जैसे ही सबने राहत की सांस ली तभी बैकयार्ड का गोल्डन ट्री अचानक जोर जोर से कांपने लगा। काले पड़े फ्रूट्स एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और डार्क पोर्टल्स में बदल गए। फिर उनमें से एक पोर्टल से ब्लू सूट पहने और पतली मुस्टाश वाला आदमी आराम से बाहर निकला। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का बड़ा स्टैक था। उसने मेरी तरफ एलिगेंटली झुककर कहा, मिस्टर सिंह, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वेस्टर्न अंडरवर्ल्ड एसोसिएशन का लॉयर हूँ। आपने एडवांस्ड वेपनरी इलीगली इस्तेमाल की और ट्रांसनेशनल वॉर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफियर किया, इसीलिए हम ऑफिशियली आपके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर रहे हैं। मैंने डिसबिलीफ में 2 बार पलक झपकाई। मजाक कर रहे हो क्या? अब वॉर में मरने मारने के साथ लॉयर्स से भी डील करना पड़ेगा। उस आदमी ने ग्लासेस ठीक किए और लेंसेज पर ऑमिनस रिफ्लेक्शन चमक उठा। मिस्टर सिंह, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड कन्वेंशन के आर्टिकल 38 के अनुसार आपने बैटलफील्ड में लेथल नॉन मैजिकल वेपनरी सप्लाई की, जिससे वॉरफेयर की फेयरनेस को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसीलिए आपको अंडरवर्ल्ड कोर्ट में ट्रायल के लिए हमारे साथ चलना होगा। मेरे माथे की नसें तुरंत फूल गईं। ट्रायल? मैंने कुछ जायंट लाइट बल्ब्स बर्न किए और अचानक क्रिमिनल बन गया। लेकिन जब तुम्हारे प्रेशियस सैटर्न ने पानी में पॉइजन मिलाया था तब तुम्हारे सारे लीगल एक्सपर्ट्स जस्टिस का लेक्चर देने कहां गए थे? गुस्से में मैंने इतना जोर से पैर पटका कि नीचे की फ्लोर टाइल टूटकर बिखर गई। लॉयर ने शांत चेहरे के साथ अपने सूट से सिल्वर गेवल निकाला और हवा में एक बार ठोक दिया। मिस्टर सैटर्न के एक्शंस बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन क्लासिफाई किए गए थे। वो एकेडमिक रिसर्च के अंतर्गत आता है, लेकिन आपके एक्शंस ब्लांट स्मगलिंग माने जाएंगे। मैं लगभग गुस्से से फट पड़ा। ये पूरी तरह बकवास है। इतना शमेलेस डबल स्टैंडर्ड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तभी रुयान ने गुस्से में मेरी बांह पकड़ ली। हनी, इससे बात करके समय बर्बाद मत करो। ब्रदर ऑक्स और ब्रदर हॉर्स से कहो इसे उठाकर बाहर फेंक दें। जैसे ही बैल सिर और घोड़ा चेहरा आगे बढ़ने वाले थे तभी उस वकील ने अचानक अपने ब्रीफ केस से चमकता हुआ सुनहरा डॉक्यूमेंट निकाला और उसे हवा में ऊंचा उठाकर बोला, ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है जिस पर खुद भगवान और लॉर्ड यम के सिग्नेचर्स हैं। क्या तुम लोग आदेश मानने से इनकार करोगे? तभी जमीन के नीचे से दादाजी की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। बकवास, मैंने ऐसा कोई कागज साइन नहीं किया। पोते, ये साफ नकली है। मैं बस हाथ बांधकर ठंडी हंसी हंसा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर रहे हो? दोस्त, तुम्हारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स काफी घटिया हैं। फिर मैंने सीधे वकील की तरफ उंगली उठाई। ब्रदर ऑक्स, ब्रदर हॉर्स, फ्रॉड बहुत बड़ा क्राइम है। पहले इसे आधा मारो, फिर 18वें नरक में फेंक देना ताकि असली कानून पढ़ सके। मेरी बात सुनते ही बैल सिर और घोड़ा चेहरा उंगलियां चटकाते हुए डरावनी हंसी हंसने लगे और धीरे धीरे वकील को घेर लिया। लेकिन तभी उस वकील का चेहरा अचानक भयानक तरीके से मुड़ने लगा और उसका पूरा शरीर तेजी से फूलने लगा। उसका महंगा नीला सूट फटकर टुकड़ों में बिखर गया और अगले ही पल वो 3 सिर और 6 ताकतवर बाहों वाला डरावना मॉन्स्टर बन चुका था। उसके एक सिर ने दांत दिखाते हुए कहा, जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो अब हम सीधा ताकत इस्तेमाल करेंगे। सेंगलिंग, महान लॉर्ड सेटन ने कहा है कि अगर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया गया तो पूरा अंडरवर्ल्ड उसका हो जाएगा। मैं लगभग खांस पड़ा। अब वकील भी ट्रांसफॉर्म होने लगे। मैंने तुरंत रुयान की तरफ मुड़कर चिल्लाया, जल्दी मेरी स्पेशल पीचवुड डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड लाओ। रुयान भागते हुए अंदर गई और तलवार मेरी तरफ फेंक दी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मेरा चेहरा जम गया। हैंडल पर लगा छोटा स्टिकर कमजोर रोशनी में ब्लिंक कर रहा था, लो बैटरी। उसी पल वो 6 बाहों वाला मॉन्स्टर मेरी तरफ झपटा। उसके सड़े हुए मांस की बदबू से मुझे वहीं उल्टी आने वाली थी। लेकिन ठीक उसी क्राइसिस के बीच मेरे दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। मुझे अपनी पॉकेट में रखा अल्ट्रा कैपेसिटी पावर बैंक याद आ गया और मैंने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। रुयान, जल्दी फास्ट चार्जिंग केबल दो। इस तलवार को स्पेशल अटैक चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर चाहिए। रुयान घबराकर अपने हैंडबैग में खोजने लगी और आखिरकार केबल निकालकर सीधे स्वॉर्ड के हैंडल में लगा दी। क्लिक। अगले ही पल पीचवुड स्वॉर्ड से कान फाड़ देने वाली इलेक्ट्रिक चीख निकली और पूरी ब्लेड चमकती हुई बैंगनी लाइटनिंग से ढक गई। बिजली के झटके से मेरे बाल गुस्से में खड़े साही जैसे सीधे ऊपर खड़े हो गए। 6 बाहों वाला मॉन्स्टर
मॉन्स्टर मजाक उड़ाते हुए गरजा, तुम सोचते हो पोर्टेबल चार्जर मुझे रोक देगा? मैं कोई वॉइस कंट्रोल्ड लाइट बल्ब हूँ क्या? मैंने चमकती हुई तलवार उसकी तरफ तान दी और खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, ये 50,000 मिलियम्प फास्ट चार्जिंग है हरामी, अब करंट खा। मैंने पीचवुड स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर सीधे उसकी तरफ डेडी स्वीपिंग स्ट्राइक छोड़ा। पलक झपकते ही ब्लेड से निकला विशाल लाइटनिंग ब्लास्ट उसके पेट में जाकर टकराया। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वो हेलीकॉप्टर की तरह हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसके सिर के ऊपर उठती भाप ने हवा में एक चमकता हुआ शब्द बना दिया, पेन। बैल सिर शॉक्ड होकर बोला, धतेरे की, ये चीज अंडरवर्ल्ड ट्राइब्यूलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। घोड़ा चेहरा गंभीर होकर सिर हिलाने लगा। लगता है अब से घोस्ट पकड़ने जाते वक्त पावर बैंक भी साथ रखना पड़ेगा। फिर उसने जमीन पर लौट रहे मॉन्स्टर की तरफ इशारा किया, ओल्ड ऑक्स, इस वकील को देख, पूरा रोस्ट होकर काला पड़ गया है। सही रहेगा अगर दादाजी इसे बारबेक्यू बना लें। वो मॉन्स्टर वकील दर्द भरी चीख मारते हुए वापस इंसानी रूप में सिकुड़ गया और टेल दबाकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर भाग गया। मैंने माथे का पसीना पोंछा और थकर सोफा पर गिर पड़ा। तभी जमीन के नीचे से दादाजी जोर जोर से हंसने लगे। पोते, शानदार काम। ये इलेक्ट्रिक पीचवुड स्वॉर्ड सच में डायमेंशन डिफाइंग आर्टिफैक्ट है। बाद में मैं अंडरवर्ल्ड में इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रॉपर स्कैबर बनवाऊंगा। मैंने थकी आवाज में कराहते हुए कहा, कृपया मुझे और समस्याएं मत दो। ये चीज बहुत ज्यादा बिजली खाती है। अब शायद मुझे आपके लिए सोलर पैनल भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दादाजी की अगली बात सुनकर मुझे लगभग स्ट्रोक आने वाला था। वो कमीना सैटर्न अब 3 सिर वाला हेलहॉन्ड बुला चुका है और उसी रात मैं पूरे रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उखाड़ने में लगा हुआ था, जबकि बर्ड शॉप वाला मालिक भी मेरे साथ पूरी रात इमरजेंसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था। मैंने लाल आंखों से इलेक्ट्रीशियंस मैनुअल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे जायंट इलेक्ट्रिक डॉग कैचिंग क्लैंप्स की डजन्स फुल स्केल रेप्लिका चाहिए। मालिक मैनुअल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। भाई, तुम्हारे ऑर्डर्स हर बार ज्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। पहले मिसाइल्स, अब जायंट डॉग क्लैंप्स। क्या अंडरवर्ल्ड में पेट शॉप्स खोलना नया ट्रेंड बन गया है? मैंने तुरंत मेज पर हाथ पटका। बकवास बंद करो, उस कुत्ते के 3 सिर हैं। क्लैंप्स बहुत बड़े बनाओ और उन पर हाई वोल्टेज वार्निंग साइंस लगाओ। अंदर सबसे पावरफुल कैपेसिटर्स भरो। अगर हम उसे इलेक्ट्रोक्यूट नहीं कर पाए तो खत्म हो जाएंगे। मालिक ने घबराकर निगल लिया और तुरंत काम में लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ऑफरिंग फायर जलाई। दर्जनों विशाल पेपर इलेक्ट्रिक लैंप्स धुएं के साथ उड़ते हुए सीधे अंडरवर्ल्ड की तरफ चले गए। अगले ही पल सीन फिर बदल गया और फेंगदू सिटी के बाहर बैटलफील्ड दिखाई देने लगा। पहाड़ जितना विशाल काला हेलहाउंड शहर की तरफ दौड़ रहा था और उसके तीनों मुंहों से जायंट फायरबॉल्स निकल रहे थे। उसकी दहाड़ से शहर की दीवारें कांपते हुए टूटने लगीं। दादाजी दीवार के ऊपर गर्व से खड़े थे और आगे इशारा करते हुए गरजे, बदतमीज जानवर, थंडर टेक्नोलॉजी और गोस्ट सोल्जर्स की ताकत देख, क्लैंप्स छोड़ दो। उनके आदेश के साथ सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म्स पहने गोस्ट सोल्जर्स दीवारों पर लाइन बनाकर खड़े हो गए और सबके हाथों में मेरे भेजे हुए जायंट इलेक्ट्रिक लैंप्स थे। जैसे ही हेलहॉर्न छलांग लगाकर उनकी तरफ आया, सारे सोल्जर्स ने एक साथ मूव किया। क्लैक, विशाल क्लैंप्स एक साथ उसके तीनों गलों पर बंद हो गए। ज्यादा मत जलाना, दादाजी चिल्लाए, उसका फर जल रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों वोल्ट्स सीधे हेलहॉर्न के शरीर में दौड़ चुके थे। वो विशाल दानव पागलों की तरह उछलने लगा और उसके तीनों सिर आपस में टकराने लगे, जबकि उसकी आंखों के चारों तरफ तारे घूम रहे थे। उसके शरीर से उठती भाप ने हवा में एक चमकता हुआ शब्द बना दिया, डिजी। दादाजी हिस्टेरिकल हंसी हंसने लगे। हा हा हा, पोते, कमाल कर दिया। ये जायंट ब्लैक डॉग अब पालतू पपी जितना ओबीडियंट हो गया है। इसकी पूंछ देख कैसे हिला रहा है। मैं गर्व से मुस्कुराया। दादाजी, अब जब ये ओबीडियंट हो गया है तो इसे अंडरवर्ल्ड के गेट्स गार्ड करने दो। अगर कोई ट्रबल करे तो तुरंत इस कुत्ते को छोड़ देना। वो फॉरेन डीमन जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं। और तभी अचानक फ्लॉलेस ब्लैक टक्सीडो पहने एक पीला वेस्टर्न एमिसरी मेरी कोर्टयार्ड में रहस्यमयी तरीके से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एलिगेंट केन थी। वो झुकर बोला, मिस्टर सेंग, लॉर्ड सेटन आपको अपनी सिंसियरेस्ट ग्रीटिंग्स भेजते हैं। अगर आप सिर्फ सेनफिंग के लिए वेपन्स बर्न करना बंद कर दें तो मॉर्टल वर्ल्ड में आपको जिंदगी भर इमेंस वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मैंने ठंडी सांस छोड़कर नाक सिकोड़ ली। सिंसियरेस्ट ग्रीटिंग्स सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ चाहिए लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहते। फिर मैंने शांत होकर रुयान की तरफ देखा। हनी, हमारे लीगल डिपार्टमेंट को बुलाओ ताकि ये जेंटलमैन से नेगोशिएशन कर सकें। मैं हल्का मुस्कुराया। और लीगल डिपार्टमेंट से मेरा मतलब ऑब्वियसली ब्रदर ऑक्स और ब्रदर हॉर्स हैं। अगले ही पल 2 विशाल आकृतियां शैडोज से बाहर निकली। दोनों स्पॉटलेस ब्लैक सूट्स और सनग्लासेस पहने हुए थे, जबकि उनके भारी ब्रीफ केसेस ईंटों से भरे हुए थे। उन्हें देखते ही एमिसरी के पैर कांपने लगे। बेलसिर ने सनग्लासेस ठीक करते हुए ठंडी आवाज में कहा, सबसे पहले प्रपोजल सुनने के लिए मल्टी बिलियन डिपॉजिट लगेगा। घोड़ा चेहरा एमिसरी की नेकटाई को घूरते हुए बोला, ओल्ड ऑक्स, इसकी टाई काफी सॉफ्ट लग रही है। दादाजी के जूते साफ करने के लिए परफेक्ट रहेगी। डरा हुआ एमिसरी पीछे लड़खड़ाकर हट गया और उसकी केन जमीन पर गिर गई। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, जमीन की गहराइयों से दादाजी की आवाज टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट के साथ गूंज उठी, पोते, इन पर भरोसा मत करना। उन बेवकूफों ने समिट लोकेशन पर 100,000 फॉलन एंजल्स के साथ एम्बुश तैयार किया है। वो बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान फैल गई। एम्बुश? हाँ, मैंने जोर से अपनी उंगलियां चटकाई। तो फिर हम भी फुल स्केल काउंटर अटैक करेंगे। फिर मैंने कांपते हुए एमिसरी की तरफ देखा। मिस्टर एमिसरी, वापस जाकर सेटन से कहना कि मैं समिट में समय पर पहुंचूंगा। फिर मैं हल्के अंधेरे अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, इसीलिए अपने साथ कुछ
कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर आना पसंद करता हूँ। जैसे ही मैं समिट के एंट्रेंस पर पहुंचा, एक गार्ड आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, मिस्टर सिंह, समिट के रूल्स के अनुसार आप सिर्फ 2 कंपेनियंस ला सकते हैं, पूरी आर्मी अंदर नहीं जा सकती। मैंने हल्की हंसी छोड़ी और अपनी स्लीव्स ठीक करते हुए जवाब दिया, रिलैक्स, मैं सिर्फ अपने भाई बुल और भाई हॉर्स को लाया हूँ। हालांकि मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स का पर्सनल लग्जेज थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग एक बहुत बड़ा वेयरहाउस तैयार रखो। ठीक उसी समय दादाजी के मैजिकल आर्टिफैक्ट की मदद से मैंने लिविंग वर्ल्ड के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग मैनुअल्स और हजारों टैक्टिकल पेपर हेलमेट्स सीधे अंडरवर्ल्ड में भेज दिए। दादाजी, रिसीव कीजिए, ये हमारी अंडरवर्ल्ड ड्रैगन स्क्वाड का स्पेशल इक्विपमेंट है। ब्रदर बुल और ब्रदर हॉर्स को लीड करने दीजिए और ऐसी आर्मी ट्रेन कराइए जो सबसे कठिन बैटल्स लड़ सके। हमारे परिवार की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल सीन अंडरवर्ल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड्स में बदल गया, जहां हजारों स्पेक्ट्रल सोल्जर्स मिट्टी में रेंग रहे थे और उनके चेहरों पर काला कैमोफ्लेज पेंट लगा हुआ था। बुल ने लाल आर्म बैंड पहन रखा था और मेगाफोन पकड़कर इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसका गला बैठने वाला था। तेज चलो, क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? इस स्पीड से तो गर्म रीइंकार्नेशन लेने भी समय पर नहीं पहुंचोगे। मूव! तभी हॉर्स ने हाथ उठाकर कहा, ओल्ड बुल, इतने रफ मत बनो। आओ भाइयों, सबको एक पेपर एनर्जी ड्रिंक मिलेगा, उसे पीने के बाद स्टेल्थ ट्रेनिंग करेंगे। सारे सोल्जर्स एक साथ गरजे, यस सर। हॉर्स मुस्कुराया और बोला, उसके बाद जो भी स्टेल्थ प्रैक्टिस में पकड़ा गया उसे आज डिनर नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दादाजी बीच अम्ब्रेला के नीचे आराम से बैठे हुए थे और टैक्टिकल ट्रेनिंग देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अचानक स्पेक्ट्रल सोल्जर्स ने परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में मूवमेंट किया, अपने साइलेंस्ड पेपर पिस्टल्स निकाले और दूर के टारगेट्स पर डेडली बैराज छोड़ दिया। उनकी मूवमेंट्स बिजली जितनी तेज थीं। दादाजी जोर से हंस पड़े, हा 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 पोते, जब हम इन ट्रूप्स को छोड़ेंगे तब सेटन के वो पैथेटिक डीमंस और उनके छोटे ट्राइडेंट्स डर के मारे कांप उठेंगे। मैं स्मर्क करते हुए बोला, इसे डायमेंशनल स्ट्राइक कहते हैं दादाजी, और ये तो सिर्फ एपेटाइजर है। मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस व्हीकल्स भी तैयार किए हैं। सही समय आने पर हम उनके सारे मैजिक सर्कल्स बेकार कर देंगे और उन्हें हाथापाई में लड़ने पर मजबूर कर देंगे। रुयान ने मेरी बांह पकड़ ली और एडमिरेशन भरी आंखों से फुसफुसाई, माय लव, ये टैक्टिक बहुत रूथलेस है, लेकिन मुझे पसंद आया। मैंने शांत होकर कंधे उचकाए। वॉर और डिसेप्शन में सब फेयर होता है। साजिश पहले उन्होंने की थी, जो हो रहा है वो खुद की वजह से हो रहा है। उसी दौरान मैंने लू ग्रुप का लाइव ब्रॉडकास्ट खोला, जहां कोई बेवकूफ लाखों व्यूअर्स के सामने हमें प्रोवोक कर रहा था। बिना देर किए मैंने एंसेस्टर लुबान द्वारा दिया गया ट्रूथ टैलिस्मन निकाला और सीधे फोन स्क्रीन पर चिपका दिया। मैं उस आदमी को घूरते हुए बोला, बोल, बता कौन तुम्हारे पीछे है और तुम्हारे डार्क इंटेंशंस क्या हैं? बचपन में किसी को नहाते हुए भी देखा होगा तो वो भी उगल देगा, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सबके शौक के बीच वो आदमी तुरंत कैमरा में सच चिल्लाने लगा, सच ये है, मैं ख्वान पातिन का कजिन हूँ। सेटन ने मुझे ल्यू ग्रुप को बर्बाद करने के लिए बहुत पैसे दिए। मैंने स्टॉक से लीगली मैनिपुलेट किए, मैंने अपने नेबर का बेकन चुराया और आज तक अपने पैर नहीं धोए। उनसे डीमंस जैसी बदबू आती है। चैट तुरंत एक्सप्लोड हो गया और व्यूअर्स डिसबिलीफ और गालियों से स्ट्रीम भरने लगे। मास्ड आदमी घबराकर अपना मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी सुन ही नहीं रहा था। उल्टा वो और भी एंथुजियाज्म से सीक्रेट्स उगलने लगा, यहाँ तक कि अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड भी बता दिया। थोड़ी देर बाद रुयन भागती हुई मेरे पास आई, माय लव, स्टॉक्स रिकवर हो गए। उस इडियट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर चुकी है। हम जीत गए। मैंने हाथ बांधकर ठंडी आवाज में कहा, हमें प्रोवोक करने की यही कीमत होती है दादाजी। लिविंग वर्ल्ड की छोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। अब उस ट्रेचरस बैंकेट में जाने का समय है। अंडरवर्ल्ड से दादाजी की कॉन्फिडेंट आवाज गूंज उठी, मेरी तरफ सब तैयार है पोते, बेफिक्र होकर जाओ। मैंने समिट हेडक्वार्टर्स के नीचे सीधे 1 लाख एलीट स्पेक्ट्रल सोल्जर्स छिपा दिए हैं। अगर वो बूढ़ा सैटर्न एक गलत मूव भी करेगा तो मैं पूरी जगह उलट दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि अंडरवर्ल्ड का असली रूलर कौन है। मैं मुस्कुराया, एक्सेलेंट, ब्रदर बुल, ब्रदर हॉर्स, मूव आउट। मेरी फुली चार्ज्ड हाई वोल्टेज पीचवुड स्वॉर्ड लेकर आओ। अब उनकी पार्टी बर्बाद करने का समय आ गया है। मैंने अपना सूट ठीक किया और रुयान का हाथ पकड़कर कोर्टयार्ड के बीच बने टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल बैटल एक्साइटमेंट से जल रहा था। मैजिकल ग्लो ने हमें तुरंत निगल लिया और कुछ पलों बाद मैं अब भी रुयान का हाथ पकड़े हुए वेस्टर्न अंडरवर्ल्ड के भीतर बने एक विशाल डार्क कासल के सामने खड़ा था। वो जगह बेहद डरावनी थी। हर शैडो में बैट्स लटके हुए थे और हवा में सड़ी हुई पुरानी वाइन जैसी बदबू थी। तभी कासल के विशाल गेट्स मौत जैसी आवाज के साथ खुले और खुद सेटन हमारा स्वागत करने बाहर आया। उसने चमकदार लाल सूट पहना हुआ था और ऑनेस्टली वो नरक के राजा से ज्यादा कोई चीप इंश्योरेंस सेल्समैन लग रहा था। फेक स्माइल के साथ उसने बाहें फैलाई, वेलकम मिस्टर सिंह और ब्यूटीफुल मिस लू, अंदर आइए, हमारा पीस समिट आपके लिए परफेक्टली प्रिपेयर्ड है। मैंने मॉकिंग लाफ छोड़ी, एरोगेंट अंदाज में अपनी टाई ठीक की और बुल और हॉर्स की टावरिंग फिगर्स के साथ अंदर चला गया। मेरे पास खड़ी रुयान मेरी बाह कसकर पकड़े हुए थी और आसपास खड़े ब्लैक विंग्ड फॉलन एंजल्स को सावधानी से देख रही थी। मैंने बुल की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, ब्रदर बुल, लॉर्ड सेटन को हमारा तैयार किया हुआ गिफ्ट दे दो। बुल ने सिनिस्टर ग्रिन दिखाई, अपने ब्रीफकेस से जाइगेंटिक पेपर एयर प्यूरिफायर निकाला और तुरंत ऑन कर दिया। अगले ही पल सैंडलवुड फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस पूरे हॉल में फैल गई, जिससे सारे पैथेटिक लेसर्स डीमंस लगातार छींकने लगे। सैटर्न के माथे की नसें उभर गईं और वो गुर्राया, मिस्टर सिंह, इसका मतलब क्या है? हम वेस्टर्नर्स इस तरह की अरोमा के आदी नहीं हैं। उसने इतनी जोर से जमीन पर पैर पटका कि काला मार्बल टाइल टूट गया और उसके सिर से उठती भाप लगभग रेत शब्द बना रही थी। मैं शांत मुस्कान के साथ बोला, इसे एनवायरनमेंट प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इससे हमें तुम्हारे बैड इंटेंशंस की बदबू सहन नहीं करनी पड़ती। लेकिन बकवास काफी हुई। अग्रीमेंट कहाँ है? सेटन ने टेबल की तरफ इशारा किया। वहीं, बस साइन कर दो। वेस्टर्न अंडरवर्ल्ड की सॉवरेंटी एक्सेप्ट कर लो, वेपन्स बर्न करना बंद कर दो और हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। उसी पल दादाजी की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, पोते, कुछ साइन मत करना। मैंने अपने लोग उनकी आर्मरी में इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं। बस उसे बातों में उलझाए रखो और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। मैंने हल्का सिर हिलाया, तभी मूंछों वाला वही लॉयर फिर गोल्डन पेन लेकर मेरे सामने आ गया। मिस्टर सिंह, जल्दी साइन कर दीजिए। इसके बाद ल्यू ग्रुप दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी और आप लिविंग वर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। स्पोक्स पर्सन? ज्यादा सही शब्द स्केपगोट होगा। रुयान, वो सुपर ट्रांसलेटर निकालो जो मैंने पहले बर्न किया था और अग्रीमेंट के हिडन रूल्स एक्सपोज करो। मैंने पॉकेट से चमकता पेपर फोन निकाला और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कर दिया। तुरंत एक क्लियर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस पूरे हॉल में गूंज उठी और बिना सेंसरशिप के सारे सीक्रेट क्लॉजेस पढ़ने लगी। सेन फेंक की सभी आर्मर्ड फोर्सेस बिना शर्त सरेंडर करेंगी और स्लेव्स की तरह काम करेंगी। ये सुनते ही रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इतनी जोर से पैर पटका कि जमीन में क्रेटर बन गया और सीधे सैटर्न की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, साले सैटर्न, इंसान जैसा चेहरा है लेकिन दिल कोयले से भी ज्यादा काला। डार्लिंग, इस अग्रीमेंट को फाड़ देते हैं। सेटन ने तुरंत अपना सूट फाड़ दिया और उसकी पीठ से 6 विशाल काले विंग्स निकल आए, जिन्होंने नेगोशिएशन टेबल को उड़ाकर दूर फेंक दिया। उसका चेहरा रेज से मुड़ गया। अब जब तुम सब जान चुके हो तो दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। फॉलन एंजल्स, इन्हें पकड़ो और डीपेस्ट डंजन में फेंक दो। ठीक उसी सेकंड मैंने शांत होकर चार्ज्ड पीच वुड मिरर निकाला और सीलिंग की तरफ मैसिव लाइटनिंग ब्लास्ट छोड़ दिया। मुझे पकड़ना चाहते हो सेटन? पहले खिड़की से बाहर देखकर बताओ कि वो किसकी आर्मी है। सैटर्न इंस्टिंक्टिवली पलटा और जैसे ही उसने बाहर देखा उसका पूरा शरीर जम गया। कैसल के ऊपर डार्क स्काई में डीफेनिंग एक्सप्लोजन्स गूंज रहे थे, जबकि डोजन्स इनविजिबल पेपर फाइटर जेट्स अंधेरे को चीरते हुए उड़ रहे थे। काउंटलेस स्पेक्ट्रल स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स आसमान से डेडली स्टॉर्म की तरह नीचे उतर रहे थे। सेटन डिसबिलीफ में चीखा, इम्पॉसिबल! मेरा डिफेंसिव मैजिक बैरियर कहां है? एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? मैंने ठंडी स्मर्क के साथ जवाब दिया, सॉरी माय डियर सेटन, उस पेपर एयर प्यूरिफायर के अंदर मैंने नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस पाउडर छिपाया था। अभी तुम्हारे मैजिकल सर्किट्स शायद एक लाइट बल्ब भी पावर नहीं कर पाएंगे। अचानक बुल और हॉर्स ने अपने सूट्स फाड़ दिए और अंदर टैक्टिकल वेस्ट्स दिखाई देने लगे। बुल ने हेवी वल्कन मशीन गन उठा ली, जबकि हॉर्स ने लेजर कैप्चर नेट एक्टिवेट कर दिया। दोनों टेरिफाइंग ग्रिन्स के साथ धीरे धीरे सेटन की तरफ बढ़ने लगे। बुल जोर से हंसा, हे हॉर्स, इस चिड़िया के विंग्स काफी बड़े हैं, इन्हें काटकर ओल्ड मिस्टर सेन के लिए अच्छा फैन बनाएंगे। हॉर्स एक्साइटेड होकर सिर हिलाने लगा, और उन छोटे डीमंस को भागने मत देना, सबको पकड़कर नई अंडरवर्ल्ड हाईवे बनवाएंगे। सेटन गुस्से से कांपने लगा। उसके 6 विंग्स पागलों की तरह फड़फड़ाने लगे और वो डेस्परेट फाइनल बैटल के लिए तैयार हुआ। लेकिन मूव करने से पहले ही कासल फ्लोर हजारों टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। मेरे दादाजी सेनफेगा एक कोलोसल पेपर एक्सकेवेटर चलाते हुए जमीन के नीचे से बाहर निकले। उसकी मैकेनिकल आर्म के एक स्विंग से ही उन्होंने सैटर्न को सीधे दीवार में दे मारा। दादाजी जोर जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत समय से इस कबाड़ खाने को तोड़ना चाहता था। शानदार काम पोते। पलक झपकते ही एलीट स्पेक्ट्रल सोल्जर्स ने पूरे कैसल पर कंट्रोल कर लिया। सब खत्म होता देख फॉलन एंजल्स ने तुरंत वेपन्स नीचे फेंक दिए और अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। रुयन मेरी बांह पकड़कर एक्साइटमेंट से चमकती आंखों के साथ फुसफुसाई, डार्लिंग, हम सच में जीत गए। मैंने धीरे से सिर हिलाया, अभी नहीं। जब तक इस डेविल्स नेस्ट को हमारी नई ब्रांच ऑफिस में नहीं बदल देते तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ। सैटर्न अब भी दादाजी के एक्सकवेटर से दीवार पर ऐसे पिंड था जैसे कोई पैथिक पोस्टर हो। तभी ग्रीक अंडरवर्ल्ड का राजा हैड्स अपनी आर्मी के साथ वहां भी आ पहुंचा, लेकिन डिस्ट्रक्शन देखते ही उसने तुरंत स्पीयर फेंक दिया और ऑकवर्ड स्माइल बनाकर बोला, मिस्टर सेंग, यंग मास्टर सेंग, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो आपकी टेरिटरी कंट्रोल करने में मदद करने आया था। उस इंसॉलेंट सैटर्न ने अपनी लिमिट्स भूल दी थी। मैं उसे लंबे समय से सबक सिखाना चाहता था। दादाजी जोर से हंसे। तुम सिचुएशन के हिसाब से ढलना अच्छे से जानते हो पोते। तुम्हें क्या लगता है इस वेस्टर्न हेल का क्या करना चाहिए? मैंने ठुड्डी सहलाई और मॉडर्न मैनेजमेंट मैनुअल्स के ढेर की तरफ देखा, जिन्हें मैं अभी तक बर्न नहीं कर पाया था। दादाजी, मुझे लगता है हमें ग्लोबल अंडरवर्ल्ड के लिए जॉइंट डेवलपमेंट जोन बनाना चाहिए। आज से ईस्ट हो या वेस्ट, सब हमारी स्पेक्ट्रल करेंसी इस्तेमाल करेंगे
और एक यूनिफाइड मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करेंगे। हेडीज, तुम वेस्टर्न ब्रांच के सीईओ बनोगे और सेटन को हेल के पब्लिक टॉयलेट साफ करने भेज दो। सेटन के सिर से गुस्से में भाप निकलने लगी, जबकि मेरे बगल में खड़ी रुयान ने लैपटॉप खोलकर अगला कमर्शियल एम्पायर प्लान करना शुरू कर दिया। वो चमकती मुस्कान के साथ बोली, डार्लिंग, हम इंटरडायमेंशनल टूरिज्म शुरू कर सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड के लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए अंडरवर्ल्ड विजिट करेंगे। ये $multi-billion बिजनेस बन जाएगा। मैं गर्व से हंसा। एक्सीलेंट, तय रहा। अब मैं सिर्फ ईस्टर्न अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं हूँ, अब मैं ग्लोबल अंडरवर्ल्ड का चेयरमैन हूँ। दादाजी के आदेश पर स्पेक्ट्रल सोल्जर्स ने पूरे वेस्टर्न हेल में बैनर्स लगा दिए, जिन पर लिखा था साइंटिफिक रीइंकार्नेशन और बी सिविलाइज्ड गोस्ट्स। उस पूरे केओस के बीच आखिरकार मुझे सच्ची राहत महसूस हुई। लिविंग वर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड के इमेंस ब्लेसिंग की वजह से लियू ग्रुप पृथ्वी की सबसे स्टेबल और पावरफुल कॉर्पोरेशन बन चुकी थी। इतनी सारी घटनाओं के बाद आखिरकार मैं दोनों दुनियाओं के बीच ऑफिशियली क्राउन्ड ग्रेटेस्ट लॉजिस्टिक्स सप्लायर की तरह कुछ पीसफुल डेज एंजॉय कर पा रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं रुयान के साथ प्राइवेट बीच पर आराम कर रहा था, तभी दादाजी फिर मेरे सपने में प्रकट हो गए। पोते, तुम आजकल बहुत बिजी हो गए हो। मैंने अंडरवर्ल्ड में स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसलिए जल्दी से कुछ स्पेस शिप्स बर्न करके भेजो। मैं उन्हें बिना कुछ बोले घूरता रह गया। दादाजी, आपकी एम्बिशंस की सच में कोई लिमिट नहीं बची। अंडरवर्ल्ड काफी नहीं था क्या? अब एलियंस को भी टेरराइज करना है। भले ही मैं कंप्लेन कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने कार स्टार्ट की और विलेज पेपर ऑफरिंग शॉप की तरफ निकल पड़ा। मालिक, जो अब तक मेरा एक्सक्लूसिव डिजाइनर बन चुका था, मुझे देखते ही कई इनॉर्मस एरोस्पेस मॉडल्स निकाल लाया। बॉस सिंह, इस बार मार्स जा रहे हैं या मून? देखिए, मैंने आपके लिए फुल पेपर स्पेस स्टेशन भी बनाया है। गारंटीड परफेक्ट स्केल रेप्लिका। मैंने बिना हेजिटेशन हाथ हिलाया। सब ले लूंगा। और कुछ हैंडसम पेपर एस्ट्रोनॉट्स भी बना दो, ताकि वो दादाजी के लेफ्टिनेंट्स बन सकें। जैसे जैसे फ्लेम्स आसमान में उठी, एंडलेस मॉडर्न इक्विपमेंट लगातार अंडरवर्ल्ड भेजा जाने लगा। रुयान मेरे पास आई, उसने मेरी बांह पकड़ ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू डार्लिंग, मुझे बिल्कुल अलग दुनिया दिखाने के लिए धन्यवाद। मैंने जलती हुई आग की तरफ देखते हुए शांत आवाज में जवाब दिया, माय लव, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारा परिवार लिविंग वर्ल्ड पर राज करेगा और मेरे दादाजी आफ्टर लाइफ से पूरे यूनिवर्स को जीत लेंगे। और धीरे धीरे आखिरी सीन फेड होने लगा, जहाँ मेरे दादाजी फुल स्पेस सूट पहनकर पेपर लूनर रोवर के ऊपर गर्व से खड़े थे, जैसे अब वो खुद सितारों को जीतने निकल पड़े हों। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।